ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक सेशन हमारा मिस हो गया था बीच में, सेशन नंबर 8। बल्कि मिस क्या हुआ था कि मैंने खुद इसको स्किप किया था कि ये प्योरली आईटी बेस्ड सेशन है हमारे पास। इसके अंदर ओवरऑल जो है उसने सारी आईटी की डिस्कशन की हुई है। जनरल डिस्कशन है आईटी से रिलेटेड, यानी मशीन लर्निंग क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसने ये सारी चीज़ें जो है ये जनरल डिस्कस की हुई हैं। मैंने इसको इस वजह से स्किप कर दिया था कि जो हम पहले पढ़ रहे थे उसके अंदर वो स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी की डेवलपमेंट थी, और उसके साथ उसने डिस्कशन की हुई थी चॉइसेस की, कि हमने स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजी है उसमें से चॉइस कैसे करनी है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम पहले थे, ये सारी चीज़ें खत्म होगी। एक स्लाइड हमारे पास ये 8 वाली रहती है जिसके अंदर उसने डिस्कशन की हुई है आईटी रिलेटेड। ये देखें, अब आज का जो सेक्शन एंड होगा तो हम चीज़ें क्या पढ़ेंगे, द करंट डिजिटल टेक्नोलॉजीज, यानी इस वक्त जो करंटली डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। और उसके बाद एजाइल वर्किंग है। एजाइल वर्किंग यानी हम स्पीडी किस तरह से काम कर सकते हैं, चीज़ों को स्पीडी कैसे किया जा सकता है। तो ये हम एट द एंड देखेंगे। एजाइल वर्किंग के ऊपर कुछ स्लाइड्स हैं, ये देखें। करंट डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारे पास कौन सी थी, क्लाउड एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, बिग डाटा एंड डाटा एनालिटिक्स है, प्रोसेस ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसी के अंदर ही हमारे पास मशीन लर्निंग भी आ जाएगा। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज हैं, एंड आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, अगर देखा जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज के अंदर एक डिग्री भी अब हो चुकी है। जो आईटी बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो प्रॉपर जो है वो डिग्रीज करवा रही हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर एक प्रॉपर डिग्री है स्पेसिफिक अलहदा से ही। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमें इसी कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। ले जी, करंट में मोबाइल डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में वो बात कर रहे हैं कि ईच सेक्शन विल कंटेन एन ओवरव्यू ऑफ द टेक्नोलॉजी, इट्स करंट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, सम ऑफ द की बेनिफिट्स एंड द रिस्क्स। These technologies do not exist in isolation. Big data need to be stored and easily accessed, so cloud computing is critical to facilitate that. The Internet of Things needs access to data and create data which requires storage and processing. Again, big data and the cloud. Process automation benefit from artificial intelligence which is based on data. So again, big data and the cloud are critical. Blockchain is a useful tool to use when automating certain processes and when collecting and manipulating certain data set. All of these technologies enable organization to be increasingly agile. Using these technologies can change processes and product and need to be an integral part of an organization strategy, processes and culture. तो उसने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की है। एंड पॉइंट ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा जो है ये आपको हर जगह पे नजर आएगा। यानी अगर आपने डाटा को स्टोर करना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उसके थ्रू डाटा क्रिएट करना है, तो अब आपको बिग डाटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसेस ऑटोमेशन है, और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो वो भी बेस किसके ऊपर कर रहा है, बिग डाटा और क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। लें जी, ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कवर अ रेंज ऑफ सर्विसेज ओवर द इंटरनेट रेंजिंग फ्रॉम storage, networking and processing through to natural language processing and artificial intelligence, as well as standard office application. Rather than owning their own computing infrastructure or data centers, organization pay for access, thus avoiding the upfront cost and complexity of owning and maintaining their own IT structure। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्कुल इस तरह से है कि एक तरह की प्रैक्टिस है जिसको नेटवर्क के जरिए जिसको हम नेटवर्क के जरिए रिमोट सर्वर के साथ होस्ट कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ इंटरनेट के ऊपर ही आप स्टोर भी कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं, डाटा को प्रोसेस भी कर रहे हैं। ठीक है, रादर देन कि हम कोई पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ करें डाटा स्टोर करने के लिए, तो आप एक क्लाउड को यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। typically they just pay for what they use when they use it, like आप समझ लें कि गूगल के ऊपर भी हम डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारे पास क्लाउड की ऑप्शन होती है, हम वहाँ पे भी डाटा स्टोर कर सकते हैं।
Meanwhile, providers of cloud computing services can benefit from significant economies of scale by delivering the same services to a wide range of customers. Cloud computing is becoming the default option for many applications, with software companies increasingly offering their application as service over the internet rather than standalone product as they try to switch to a subscription model. When moving to the cloud, an organization need to decide whether to deploy using a private, public or hybrid cloud and which model is best able to meet its need. तो अब उसने बता दिया, वो सारा उसने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया कि हम नेटवर्क में रिमोट सर्वर्स कैसे यूज कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर डाटा किस तरह से स्टोर हो सकता है, कैसे मैनेज हो सकता है, किस तरह से हम उस डाटा को वहीं से ही प्रोसेस कर सकते हैं, ताकि हमें कोई लोकल सर्वर की ज़रूरत नहीं होगी, हम अपने किसी सर्वर की या हमें किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होगी कि हम उसमें डाटा स्टोर करें, हम एक क्लाउड के ऊपर डाटा स्टोर कर लेंगे। लेकिन वो बता रहे हैं कि जब आप क्लाउड पे मूव करने लगेंगे तो उसके लिए ये होगा कि या तो आपको प्राइवेट क्लाउड चाहिए, या आपको पब्लिक क्लाउड चाहिए, या आपको हाइब्रिड क्लाउड चाहिए। तो उसके लिए उसने बताया हुआ कि आपके पास तीन तरह के डिफरेंट सर्विसेज हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। दीज एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट टू सेक्शंस। तो हमारे पास आगे यही है, ये देखें। अब उसने आगे सबसे पहले हमारे पास उसने जिक्र कर दिया है पब्लिक क्लाउड का, प्राइवेट क्लाउड का और हाइब्रिड क्लाउड का। तो प्राइवेट पब्लिक क्लाउड्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी, ठीक है जी, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट। जैसे हम गूगल के अंदर डाटा स्टोर कर देते हैं तो वो पब्लिक क्लाउड है, यानी कोई भी उस क्लाउड को यूज कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड ये है एक्सक्लूसिवली फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा क्लाउड बनेगा जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किया जाएगा और वही ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपना डाटा जो है वो उसके ऊपर स्टोर कर सकेगी। जैसे अगर हम देखें, इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ली जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या है कि आप गूगल से प्राइवेट डाटा भी एक्सेस ले सकते हैं, यानी आप गूगल आपसे कुछ पेमेंट लेता है, माइक्रोसॉफ्ट आपसे कुछ पेमेंट लेता है और वो गूगल के थ्रू आपको एक रेंज बता देता है कि आप एक अकाउंट बनाएंगे तो उसके ऊपर हम इतनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लाइक मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स के नॉर्मली अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो एक पोर्टल के थ्रू बनाते हैं, तो प्राइवेट क्लाउड की सर्विस आपको माइक्रोसॉफ्ट से भी मिल जाती है। हाइब्रिड क्लाउड कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। तो हाइब्रिड का मतलब ये है आप पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों का कम्बिनेशन यूज करेंगे, पब्लिक क्लाउड को भी यूज करेंगे और प्राइवेट क्लाउड को भी यूज करेंगे। ये जी उसने अब यहाँ पे हमारे पास हमसे डिटेल शेयर की हुई है। Public clouds are owned and operated by third-party cloud service providers who deliver their computing resources such as server and storage over the internet. For example, Microsoft Azure, all hardware, software and other supporting infrastructure are owned and managed by the cloud provider. सर मेरा क्वेश्चन है एक, जी जी थोड़ा सा। सर ये जो प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड है, बेसिकली प्राइवेट क्लाउड में तो हमने यही सुना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ऑर्गेनाइजेशन के अपने पास होता है, लेकिन थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होगी वो खुद आपको स्पेस दे रही है, तो ये पब्लिक क्लाउड नहीं हो जाता जब इंफ्रास्ट्रक्चर उधर भी है? तो ये पब्लिक क्लाउड की एग्जांपल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक थोड़ा सा सर क्लियर नहीं हो रहा है कि इनका डिफरेंस क्या है इनमें। देखें, पब्लिक क्लाउड जो है उस ऑब्वियस है कि होस्ट तो थर्ड पार्टी ही कर रही होगी दोनों साइड पे ही। वो आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर देंगे कि आपने इस स्पेस में सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उस स्पेस को यूज कर सकती है। लाइक जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी की अगर एग्जांपल लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का भी इसी तरह ही है कि उन्होंने एक प्राइवेट क्लाउड लिया हुआ है, लेकिन लिया हुआ माइक्रोसॉफ्ट से ही है। वो हमारे पास गूगल की तरफ से ही आया हुआ है और उसके अंदर उन्होंने एक स्पेस अलाउ की हुई है, तो उसके अंदर स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस भी हम उसी के ऊपर ही बनाते हैं। लाइक मेरा ईमेल एड्रेस अगर है तो वो ubaid@ulcc.edu.pk। तो वैसे तो अगर हम जीमेल का देखें तो जीमेल का जो सर्वर है वो तो ईमेल आप जो भी बनाए उसके आगे gmail.com आपको लगाना पड़ता है। लेकिन ये एक प्राइवेट क्लाउड की एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ने दी हुई है कि आप यूनिवर्सिटी के नाम से अपना लॉगिन जनरेट कर लें और उसी नाम से वो एडमिन जो है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, वही सबको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी मैनेज वही कर रहे होते हैं। लाइक मैं जैसे मुझे जो है वो स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैं वहाँ पे नीचे इन्फॉर्म कर दूंगा कि जी मुझे स्पेस थोड़ी ज़्यादा सर चाहिए, सर तो वो मुझे गूगल में थोड़ी ज़्यादा स्पेस दे देंगे। वो कहेंगे सर आप 2 GB ना लें, आप 10 GB ले लें।
सर यही इशू है। देखें, मैं अगर प्राइवेटली भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ना क्लाउड को, मैं इंडिविजुअल भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो स्पेस तो मुझे उस सूरत में भी वही देगा गूगल। जो प्राइवेट और पब्लिक में जो फर्क है वो ये है कि पब्लिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पे स्टोरेज का और जी नेटवर्क का, वो थर्ड पार्टी के पास है। ऐसे ही है। प्राइवेट में भी वो स्टोरेज ही दे रहा है। नहीं, यहाँ पे फर्क आता है कि प्राइवेट में वो स्टोरेज नहीं देता, बल्कि फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक है ना, जी अलाइड बैंक की अगर 1500 ब्रांचेज हैं, तो वो एक जी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा और हर ब्रांच को एक स्पेस एलोकेट कर देगा। और प्राइवेट क्लाउड और ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम में बेसिकली फर्क कोई नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, आपकी अपनी कंपनी के पास होता है। मैक्सिमम ये हो जाता है कि जो नेटवर्क होता है वो थर्ड पार्टी के पास चले जाता है। तो ये मेरा ऐसे ही है। देखें इसमें भी लिखा हुआ है, देखें प्राइवेट क्लाउड में भी थर्ड पार्टी जो है वो सर्विस थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे भी। रेफर टू क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. It can be physically located on the organization on-site data center, although some organization pay third-party service provider to host their private cloud. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर भी जो है वो होस्ट कर रहा होता है आपके प्राइवेट क्लाउड को। तो मैं उसकी एग्जांपल आपको दे रहा था कि थर्ड पार्टी भी जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, उसको वो भी कोई मसला नहीं है। Hybrid clouds combine public and private clouds bound together by technology that allows data and application to be shared between them. By allowing data and application to move between private and public cloud, a hybrid cloud gives an organization greater flexibility and more development options and help optimize its existing infrastructure, security and compliance. तो hybrid cloud के अंदर आप दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड को यूज कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, डिप्लॉयमेंट की ऑप्शन मिलेंगी, अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने कर सकते हैं आप, सिक्योरिटी और कंप्लाइंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इसमें। अब ये आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैज थ्री ब्रॉड कैटेगरीज विच बिल्ड वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर उसने लिखा हुआ है मोस्ट बेसिक रेंटिंग ऑफ सर्विस सर्वर्स, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में environment for developing, testing, delivering and managing applications, and software as a service assessing applications via browser और application. तो यस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है, ज़्यादातर यही वाला यूज किया जाता है, यानी आप एप्लीकेशंस एंड ब्राउजिंग ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है। Cloud computing services fall into three broad categories: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Infrastructure as a service is the most basic category of cloud computing services where the fundamental building blocks of computing, physical or virtual server, storage and networking can be rented, यूजुअली ऑन अ पे एज यू गो बेसिस। तो ये आपने क्या है कि यहाँ पे क्या है, यानी रेंटेड है, बिल्कुल बिल्कुल रेंट की तरह पे है। और उसने लिखा हुआ यूजुअली ऑन अ पे एज यू गो बेसिस, जब यूज करेंगे तब आपने पेमेंट करनी है। इट इज अट्रैक्टिव टू ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू बिल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द ग्राउंड अप एंड कंट्रोल most of the elements themselves. However, they need to have the necessary technical skills to be able to manage service at that level. Infrastructure as a service help organization with website hosting, storage, backup and recovery and test and development. तो यहाँ पे आपको हेल्प किस चीज में कर रहा है? वेबसाइट होस्टिंग, आई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कैन बी चीपर देन ट्रेडिशनल वेब होस्टिंग, यहाँ पे आपको सिर्फ रेंट पे करना है। स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी, अनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड द कैपिटल आउटले फॉर स्टोरेज एंड complexity of storage management, which typically requires skilled staff to manage data and meet legal and compliance requirement. Infrastructure as a service is useful for handling unpredictable demand and steadily growing storage needs. तो यहाँ पे आपको स्टोरेज की ऑप्शन मिलती है, बैकअप की, रिकवरी की। इसमें आपको इनिशियल कोई कैपिटल आउटले नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे स्किल स्टाफ की ज़रूरत है जो स्पेशलिस्ट हो और जो मैनेज कर सके, यानी आपको स्पेशलिस्ट स्टाफ की ज़रूरत है जो सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सके। Test and development environments can be quickly set up and dismantled, enabling organization to bring new application to market faster.
Platform as a service. Platform as a service are cloud computing services that, in addition to storage, networking, and virtual services, provide an on-demand environment for developing, testing, delivering, and managing software application. It include middleware software which lies between an operating system and the application running on it. It includes middleware, database management, operating system, and development tools. Organization using platform as a service are typically developers who use it for following scenarios. Like platform as a service जो है वो बता रहा है कि ये स्टोरेज से, नेटवर्किंग और विजुअल सर्विस प्रोवाइडर से डिफरेंट है। उसमें आप ऑन डिमांड डेवलपिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। लाइक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर मोस्टली उसने डेवलपर्स का जिक्र किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर उसने कुछ सिनेरियो बताए हुए। डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। Platform as a service provide a framework that developers can build on to develop or customize cloud-based application using built-in software components, which reduces the amount of coding that developer need to do. Scalability, high availability and multi-tenant capability are included. तो यहाँ पे फ्रेमवर्क वो डेवलप कर रहे हैं, यानी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ डेवलप करके दे दी जाएगी जिसमें आपकी अपनी मेहनत बचेगी, डेवलपर को ही सारी कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कोई भी नहीं, आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट जो वर्क है आपने उसके ऊपर वो करना। उससे स्केलेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और मल्टी टेनेंट कैपेबिलिटी भी आ जाएगी इसमें। एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस। Platform as a service provide tools that allow organization to analyze and mine their data, find insight and pattern and predict outcome to improve forecasting, product design decisions, investment and other business decisions। तो ये आपको बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर भी सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी इसमें बता रहा है कि आपको टूल्स प्रोवाइड कर देगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन उसके थ्रू एनालाइज भी कर सकती है, माइंड भी कर सकती है डाटा को, और उस डाटा को देख भी सकती है। एक पैटर्न यानी आउटकम प्रिडिक्ट फोरकास्टिंग की जा सकती है, यानी फोरकास्टिंग करते हुए आपको जिन चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी, आर्ट इन एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो आपको इसमें हेल्प करेंगे कि आप उन चीज़ों को प्रिडिक्ट करके फोरकास्टिंग जितनी अच्छी से अच्छी कर सकेंगे। एडिशनल सर्विसेज। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड providers may also offer services that enhance application such as workflow, directory, security and scheduling. Software as a service is probably the version of cloud computing that most of us use on a day-to-day basis, as it is the dominant cloud computing model. The underlying hardware and operating system is irrelevant to the end user who access the service via web browser or app. The application delivered via software as a service include customer relationship management, enterprise resource management, email, calendaring, and office tools such as Microsoft Office. Software as a service provide a complete software solution that an organization purchase on a pay-as-you-go basis from a cloud service provider. तो यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में बता रहे हैं कि आपको एक पूरा जो है वो ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर आपको जो जैसे एप्लीकेशन आपको जो मिल जाएगी तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लाइक उसने एग्जांपल लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ईमेल है, कैलेंडरिंग है, तो ये आप जो है वो डेली बेसिस पे हम लोग नॉर्मली इसको यूज कर रहे हैं, और इसकी जो परचेज है वो आप जब आपने यूज करना है तब आप उसके लिए पे करेंगे और आप उसको यूज कर सकते हैं। Advantages of software as a service include access to sophisticated applications such as ERP and CRM. Only pay for what is used. Ability to use free client software. Users can run most software as a service apps directly from their web browser without needing to download and install any software, although some apps require plugins. This means organizations do not need to purchase and install special software for their users. Users can access software as a service app and data from any internet connected computer or mobile devices, which facilitate mobile or home working staff. Data is stored in the cloud, so no data is lost if a user computer or device fails. तो यहाँ पे उसने कुछ मेजर एडवांटेजेस बता दिए हैं कि आपको जो है सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, आप तभी इसको पे करेंगे जब आपने इसको यूज़ करना है।
एबिलिटी टू यूज फ्री क्लाइंट सॉफ्टवेयर, तो फ्री भी यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे तो पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो क्रैक वर्जन यूज करके तो हम लोग जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह वो यूज कर लेते हैं, तो इसकी भी सर्विस है। और वेब ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली भी इसको यूज किया जा सकता है। आगे उसने लिखा हुआ जी डेवलपिंग अ क्लाउड स्ट्रेटेजी। तो उसके अंदर डेवलपिंग क्लाउड स्ट्रेटेजी रिक्वायर 4 एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस: digital and technology, commercial, security, and human resource. Cloud computing has pros and cons and important security aspects. एक एक करके देखते हैं जी। Any cloud strategy will need expertise from a number of functions to deliver it effectively. There are 4 organizational functions essential for a successful cloud strategy. Digital and technology, responsible for building and managing cloud estate and provide advice to produce the best technical solution. तो ये आपको जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है कि आप डिजिटल और टेक्नोलॉजी पे मूव करते हैं, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्डिंग एंड मैनेजिंग क्लाउड स्टेट एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस टू प्रोड्यूस द बेस्ट टेक्निकल सोल्यूशन, जो आपको एक बेस्ट टेक्निकल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। कमर्शियल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एंड निगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मैनेजिंग द कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप। ठीक है जी। तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है ताकि आप एक कंटिन्यूटी के साथ आप अपना काम कर सकें और उसको मैनेज कर सकें। Security, responsible for reliable continuity of quality service by making sure processes and controls are in place to protect system network and data for deliberate exploitation। ठीक है जी। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आपको हेल्प करती है, सिक्योरिटी वगैरह भी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि आप प्रोसेसेस भी देख सकें और उसे कंट्रोल भी कर सकें, सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि किसी भी किस्म की डेलिबरेटली जो है वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। ह्यूमन रिसोर्सेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग, रीस्किलिंग, डेवलपिंग, डिप्लॉइंग एंड रिटेनिंग पीपल। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को इसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि आप रिक्रूटिंग, रीस्किलिंग कर लें, डेवलपिंग, डिप्लॉइंग एंड रिटेनिंग पीपल, as well as the strategy for making efficient, cost-effective use of cloud technology. An organization need to ensure that it is tied in with its overarching strategy depending on the use it intends to make of artificial intelligence, big data, the Internet of Things, blockchain, etc. in its processes and services and product offering. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं तो वो कंपनी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है, एफिशिएंट भी हो सकता है। तो उनको ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि जो स्ट्रेटजी वो बना रहे हैं या उसको करने लगे हैं वो बेस करे किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा इन इट्स प्रोसेसेस एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको इंक्लूड करें अपने प्रोसेसेस में, सर्विसेज में एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग के अंदर। Cloud computing security aspects. Offshoring, where data is collected and managed in another jurisdiction and data residency, the jurisdiction in which the data is stored, can be issued for some organization. This is particularly the case for public sector organization, since data may be stored and services managed and provided from anywhere in the world. Even if data resides in UK, it might be accessed by a provider personal based in other country. There is no UK government policy which directly prevents public sector department or services from storing cloud-based data in any specific country. However, the government advises public sector organization and government department to consider the implication of where data is hosted. It is the responsibility of each government department to take risk-based decision about their use of cloud provider for the storage of government data. ठीक है। तो बता रहे कि गवर्नमेंट के डाटा को एक्सेस करने के जो रेलिवेंट पर्सन है वो एक्सेस कर सकता है किसी और कंट्री से बैठ के भी, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यही चाह रही है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको क्लाउड के ऊपर स्टोर अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जहाँ से होस्ट किया जा रहा है वहीं ज़्यादा उसको यूज़ करें। उसने लिख बता दिया है, उसने उसने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
to take risk-based decision about their use of cloud provider for the storage of government data. तो ये risk-based decisions जो हैं वो उनको लेने पड़ते हैं. Many cloud providers offer a broad set of policies, technologies, and controls that strengthen an organization's security and help to protect data. Apps and infrastructure from potential threats, breaches of security are rare. However, organizations remain concerned about the security of cloud services. In fact, in-house system managed by a team with multiple projects and tasks to concern themselves with are likely to be more leaky than system monitored by a cloud provider engineer dedicated to protecting that infrastructure. Concern about security, especially for organizations moving their data between many cloud services, has led to a growth in cloud security tools that monitor data moving to and from the cloud and between cloud platforms. These tools can identify fraudulent use of data, unauthorized downloads, and malware. तो इसके अंदर भी वो वही चीज़ें डिस्कस कर रहा है कि अगर जो आप डाटा जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप डाटा को एक जगह से एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के ऊपर वो उसको मूव कर रहे हो. तो आपने जब उसको मूव करना है तो आपने इस चीज़ को इसका ध्यान रखना है कि डाटा का किसी भी किस्म का कोई फ्रॉडुलेंट यूज़ ना हो. ठीक है. उसने लिखा हुआ है कि ये टूल्स भी खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर आप उसका कोई फ्रॉडुलेंट यूज़ करें, डाटा का कोई अनऑथोराइज डाउनलोड करें या मालवेयर करें तो डाटा खुद भी उस चीज़ को पिक कर सकता है. Explain some of the advantages and disadvantages of using cloud technology from an organization with which you are familiar. तो ये उससे सिंपल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछे में. तो the benefits of cloud computing will vary from one organization to another depending on their processes, client base, and the type of cloud services being used. The following list given an indication of some of the advantages of using cloud technology. The one you have chosen will depend on organization you opted to refer to. तो सबसे पहले लिखा हुआ है eliminate the capital expense of buying hardware and software, setting up and running on-site data center, decommissioning and disposing of hardware and software. सबसे पहले आपको वो कैपिटल एक्सपेंस से आपको बचा लेता है. आपने किसी किस्म का भी कोई कैपिटल एक्सपेंस नहीं करना सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बाय करने के लिए, या आपने सेटअप के लिए या रनिंग एक्सपेंस कोई किया हुआ तो वो भी आपका सेव हो जाएगा. Running an application with peaks in usage in the cloud can make financial sense rather than having dedicated hardware and software laying idle for significant period of time. Cloud services companies have better skilled and experienced staff than many organizations would be able to attract or afford to hire. Organization can move faster on projects and test concept without lengthy procurement and heavy upfront cost. This provide a high level of business agility as well as cost saving. ये उसने कुछ एडवांटेजेस बता दिए हैं कि आप फास्ट मूव कर सकते हैं. आप इसको यूज़ करेंगे तो आप फास्ट मूव कर सकते हैं. आपको लेंथी प्रोसीजर और अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो आपकी सेव हो जाएगी. आपको जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस स्टाफ मौजूद होता है. ठीक है जी. तो वो इसको अच्छे से आपको मैनेज कर सकते हैं. On-site data center typically require a lot of racking and stacking, hardware setup, software patching, and other time-consuming IT management codes. Cloud computing remove the need many of these tasks so IT team can spend time achieving more important business goals. Cloud computing services run on a worldwide network of secure data centers. वो WWW के नाम से हमारे पास है. उसके ऊपर which are regularly upgraded to the latest generation of fast and efficient computing hardware. Having the latest hardware would be prohibitively expensive for most organizations. Cloud computing makes data backup, disaster recovery, and business continuity easier and less expensive because data can be mirrored at multiple redundant sites on the cloud provider's network. ये उसने कुछ डिसएडवांटेजेस 6-7 लिखे हुए हैं. ठीक है. ये उसने कोई भी और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पिक की है और उसके ऊपर उसने एडवांटेजेस बता दिए. डिसएडवांटेजेस में इफ एन एप्लीकेशन हैज अ रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटिंग सर्विसेज
इट मे बी मोर इकोनॉमिकल टू प्रोवाइड दैट सर्विस इन हाउस। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन जो है उसके लिए रेगुलर या प्रिडिक्टेबल रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सर्विसेज की, तो वो उसमें वो कह रहा है कि वो बेहतर सर्विस ये होगी कि आप उसको इन हाउस ले लें। ये एक उसने डिसएडवांटेज लिखा हुआ है। माइग्रेटिंग एग्जिस्टिंग डाटा और apps to the cloud might be complicated and expensive. Some companies may be reluctant to host sensitive data in a service that is also used by rivals. Moving to a software as a service application may also mean you are using the same application as a rival, which may make it hard to create any competitive advantage if that application is core to your business. तो बता रहे हैं कि जो आपके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको एक्सपेंसिव भी हो सकता है, कुछ लोग जो है वो रिलक्टेंट होंगे कि वो अपना डाटा जो है वो सर्वर पे रखें क्योंकि सेम सर्विस शायद आपका कंपेटिटर भी यूज़ कर रहा हो। While there is more flexibility in the cloud, there is a risk of dependence on the product and services from particular providers known as lock-in. Switching from one technology or provider to another is difficult, time-consuming, and disproportionately expensive. Most cloud computing services are provided as a self-service and on demand, so even vast amount of computing resources can be provisioned in minutes. This gives organizations significant flexibility. The ability to scale elastically and deliver IT resources when they are needed and in the right geographic location. When using the cloud, cost will change according to usage. To realize the full financial benefits of using the cloud, an organization need to be flexible in how it budget for cloud services, put in place system and processes to monitor spending and design application to take advantage of the cloud cost model. Offshoring and data residency can be an issue for some organization, particularly public sector organization, since data may be stored and services managed and provided from anywhere in the world. In the public sector, concern around safety and particularly significant given the massive amount of private data being processed, stored and mined. यानी मोस्टली उसने डिसएडवांटेजेस के अंदर जो है जिक्र जो है वो उसने ज़्यादातर जो है डिस्कशन वो इसी की है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डाटा आप एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में लेके जाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है कंपनी को। जो है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जाने के लिए आपके लिए वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, आपके लिए मुश्किल हो सकती है, आपको इस चीज़ का डर हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं लीक ना हो जाए। तो इस तरह के उसने सारे जो हैं वो डिसएडवांटेजेस बताए हैं। लाइक उसने जैसे कि ऑफ शोरिंग के बारे में बताया हुआ, यानी ऑफ शोरिंग के अंदर नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोसेसेस या सर्विसेज जो हैं वो ओवरसीज से प्रोवाइड कर रही होती हैं कि आप उसको एडवांटेज ले सकें लोअर कॉस्ट का। तो उसने यहाँ पे उसका भी जिक्र किया हुआ है। तो ये उसने कुछ डिसएडवांटेजेस हमारे सामने दिए हुए हैं। ये उसने असल में किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई नहीं किए हुए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसने लिखा हुआ था कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखें। ये उसने सारे जर्नल डिस्कशन की हुई है, यानी जर्नल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उसने बता दिए हैं। क्लाउड इन पब्लिक सेक्टर एंड मोबाइल इन हेल्थ सेक्टर। Cloud is heavily used in the public sector along with mobile technology and its application in the health sector. Cloud computing, cloud first policy and digital marketplace, mobile technology में smartphone, laptops, tablets, smartwatches, hotspots, gaming, IoT devices, और mobile in health, home recovery, compare data, new insights, suggest prevention, treatment, safe resources। यानी पहले मोबाइल टेक्नोलॉजीज डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रही थी, अब जो हेल्थ की सर्विसेज भी हैं वो भी हमें नज़र आती हैं मोबाइल्स के अंदर। लाइक मोबाइल्स में एप्लीकेशन बना दी गई हुई हैं जिसके थ्रू हमें वो हेल्थ सेक्टर की कोई एप्लीकेशन बना दी गई है। नॉर्मली ये आप समझ लें कि ये कोविड में जो है इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग हुई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन बना दी गई है, वहीं से आप डॉक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, वो वहीं पर बातचीत करके ऑनलाइन आप मेडिसिन सजेस्ट करवा सकते हैं डॉक्टर से। वो सारी सर्विसेज जो है वो हेल्थ रिलेटेड वो मोबाइल पे ही की जा सकती हैं। एक एक करके देखते हैं जी इसको। Cloud computing in the public sector. In 2013, the UK government signaled its intention to use the cloud
with the launch of its cloud first policy, and also the cloud supplier marketplace with the digital marketplace, which enable public sector organization to buy IT products and services from trusted cloud suppliers. The government has stated by cloud first, we mean the public cloud rather than a community, hybrid, or private development model. There are circumstances where the other deployment models are appropriate, but the primary benefits for government come when we embrace the public cloud. Departments are encouraged to initially consider software as a service model, particularly for their enterprise IT and back office function where bespoke development is necessary. Department should make use of public cloud hosting. This is an evolving area which started with infrastructure as a service and is changing with the development of platform as a service of offerings. The government UK platform as a service offer government digital team a mean to cloud host their services. तो उसने अब यहाँ पे आपको बताया है कि यूके गवर्नमेंट ने जो है वो क्लाउड के ऊपर काम करना शुरू किया 2013 के अंदर, और उसने बता दिया है कि उन्होंने पब्लिक क्लाउड के ऊपर फोकस किया है, कम्युनिटी हाइब्रिड या प्राइवेट क्लाउड मॉडल को उन्होंने डिस्करेज किया यहाँ पे। और उन्होंने बताया है कि आपने इनिशियली डिपार्टमेंट्स ने कंसिडर करना है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल को आप यूज़ करें। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जब स्टार्टेड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से किया, फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुई तो वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के ऊपर मूव कर गया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मूव करके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की तरफ मूव कर किया गवर्नमेंट। Mobile technology comprises a wide range of devices, including smartphones, laptops, tablets, smartwatches, hotspot, mobile gaming console, and IoT devices. Although mobile technology is often defined by physical devices, network, and the infrastructure can also be considered mobile technology. तो यहाँ पे अब उसने बता दिया कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आपके पास। स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेज, हॉटस्पॉट, मोबाइल गेमिंग consoles, and IoT devices. Mobile technology in the health sector. As an integral part of digital healthcare technology and telemedicine, mobile technology is revolutionizing the healthcare sector. Mobile health, also known as M-Health, refer to the usage of smartphones, tablets, wearables, and other handheld devices to provide healthcare support, easier access to record, improved system, a better quality of patient care, better treatment adherence, and more. Benefits for patient and mobile app users include monitoring and chronic conditions, real-time remote monitoring of post-operation recovery at home, remote consultation with specialists, and easier access to the digital health record. These benefits were heavily exploited during the COVID pandemic when video conferencing allowed doctors to provide diagnosis, counseling, and interactive services electronically, thus reducing the influx of patients into overburdened hospitals. Various apps include setup reminders to nudge patients every time they need to take their medication, book a recurring appointment with a specialist, renew प्रिस्क्रिप्शन और एडजस्ट टू अ न्यू ट्रीटमेंट रूल। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि किस तरह से कोविड के अंदर इन्होंने मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर्स ने डायग्नोसिस वगैरह भी किए हैं, कंसोलिंग की है, इंटरेक्टिव सर्विस की है उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया है, जो हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन हुए हुए थे उस चीज़ को उन्होंने कम करने के लिए ये मोबाइल टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर जो है उसको यूज़ किया है। पाकिस्तान में भी अभी आ चुकी है, पाकिस्तान में भी इसका यूज़ हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे अभी माइंड में नहीं आ रही कोई एप्लीकेशन पाकिस्तान में एक है जिसके थ्रू ये हम यानी डिफरेंट जो ये हैं डिफरेंट जो आपके पास इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं ना, नॉर्मली ये भी आपको सर्विस दे रहे होते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन की सर्विस भी हम साथ दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लाइक मेरा ख्याल है कोई एक सेहत कहानी ऐप थी, वो पाकिस्तान में आई हुई थी। मेरा ख्याल है यही ऐप का यही नाम था, सेहत कहानी के नाम से। उसके अंदर यही है, ये मेरा ख्याल है कि ये जुबली लाइफ इंश्योरेंस है पाकिस्तान में जिसके अंडर ये ऐप काम कर रही है। तो उसके अंदर वो यही करते हैं कि उसके अंदर वो सारे ही आपका वो जिसने इंश्योरेंस ली हुई है जुबली से, वो उसका कोड वगैरह डालते हैं तो ऐप रनिंग में आ जाती है।
और उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, यानी आपको वो बता देता है कौन कौन सा डॉक्टर इस वक्त अवेलेबल है और कौन सा किस वक्त ऑनलाइन होगा, ये भी बता देते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐप्स जो हैं वो यहाँ पे भी आ गई हैं। आगे उसने बताया व्हेन इन एडिशन मोबाइल टेक्नोलॉजी is playing an increasingly important role in promoting a healthy lifestyle. Devices and wearable technology designed to enhance the healthy lifestyle and monitor fitness activities such as smartwatches, biosensors, and wearables like Fitbit collect patient health and exercise data on a regular basis. अब उसने कुछ वेरिएबल्स के बारे में बता दिया हुआ है, लाइक उसने बता दिया हुआ अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग यूजर्स मॉनिटर देयर ओन एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और टेम्परेचर, वेरिएबल आल्सो हेल्प हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स to securely monitor patients' daily activity and at-home recovery process, compare data from different patients, and make informed risk assessment, discover new disease-related insights, suggest preventive treatments based on those insights, save time and resources by communicating and monitoring remotely. Mobile technology not only improve the quality of patient care, it can help streamline back office tasks, for example, easier collaboration between labs and specialists, streamline workflow and practice management process, better inform medication and therapy decisions, reduce time spent on filing reports, more accurate clinical diagnostics, reduce cost through automation and data-driven operational insight. तो यहाँ पे अब देख लें, आपको उसने सारा कुछ बताया कि मोबाइल टेक्नोलॉजी किस किस चीज़ के अंदर हेल्प कर रही है। लाइक उसने फिटबिट के नाम से बताया हुआ, ये भी एक एप्लीकेशन है यूके के अंदर, यानी उसके अंदर वो सारी पेशेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसके बारे में बताती है, उसके थ्रू आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, हार्ट रेट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इसके थ्रू कर सकते हैं। और उसने साथ बता दिया हुआ है कि जो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, तो उसने बता दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल क्या क्या आप कर सकते हैं। अब हमारे पास आया है बिग डाटा एंड डाटा एनालिटिक्स। ठीक है जी, बिग डाटा, कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स दैट आर वॉल्यूमिनस, फास्ट और कॉम्प्लेक्स, दे वुड बी इम्पॉसिबल टू प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग मेथड। बिग डाटा come from myriad, yani like something very large, different sources such as business transaction, customer database, medical records, internet clickstream logo, mobile application, social network, scientific research, repositories, machine generated data, and real-time data sensors used in internet on things environment. It is a combination of structured, semi-structured, and unstructured data collected by organization, then mined for information and used in machine learning project, predictive modeling, and other advanced analytics application. तो उसने बता दिया है कि बिग डाटा जो है वो उसमें वो बता रहा है कि आपके पास डाटा जो है वो बड़े ही उसमें वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर है। ठीक है, ऐसा डाटा है जिसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और जिसको प्रोसेस करने के लिए आपको ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग जो मेथड्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। अब बिग डाटा के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें हैं। बिग डाटा इज कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स सो वॉल्यूमिनस, फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स दैट वुड बी इम्पॉसिबल टू प्रोसेस using traditional data processing method. It is characterized by the following known as 5 V's. 5 V's के अंडर बिग डाटा जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ डाटा, velocity at which the data is generated, variety of data types stored in the big system, variability of unpredictable data flows, and veracity of data from different sources. वॉल्यूम है हमारे पास सबसे पहले। बिग डाटा मीन प्रोसेसिंग हाई वॉल्यूम और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा दैट ऑर्गेनाइजेशन collect from a variety of sources, business transactions, smart devices, industrial equipment, sensor enabled equipment, video, social media platform, and more. Clickstream, system logos, and
stream processing systems, and among the sources that typically produce massive volume of big data on an ongoing basis. In the past, storing it would have been a problem, but cheaper storage on platforms like data lakes, Hadoop, and the cloud have eased the burden. For some organizations, this could be tens of terabytes of data. For other, it could be hundreds of petabytes. यहाँ पे उसने बता दिया कि वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपके पास डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा है, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोसेसिंग का इशू है डाटा को। तो आपके पास मैसिव डाटा है, तो बता रहा है क्लाउड ने और बिग डाटा ने इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कर दिया है, वरना पहले बहुत बर्डनाइज्ड हुआ हुआ था। उसने लिखा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके पास डाटा जो है वो टेंस ऑफ टेराबाइट्स में है, और कुछ के पास हंड्रेड्स ऑफ पीटाबाइट्स में। तो जिनका डाटा बहुत कम है उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी स्टोरेज कर सकते हैं क्लाउड वगैरह पे। और ये जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनका डाटा बहुत ज़्यादा है उनके लिए तो फिर ये सर्विस अवेलेबल है। वेलोसिटी Velocity refer to the speed at which big data is generated and need to be processed and analyzed. With the growth in the IoT, data streams into business at an unprecedented speed and must be handled within the appropriate time scale. In many cases, set of big data are updated in real or near real time instead of the daily, weekly, or monthly updates made in traditional data warehouse. Radio frequency identification tags, sensors, and smart meters are driving the need to deal with these torrents of data in near real time. Big data analytics application ingest, correlate, and analyze the incoming data and then render an answer or result based on an overarching query. Managing data velocity is increasing in importance as big data analysis expand into fields such as machine learning and artificial intelligence, where analytical processes automatically find pattern in the collected data and use them to generate insight. The need to handle big data velocity impose unique demand on the underlying computer infrastructure. The computing power required to quickly process huge volumes and varieties of data can overwhelm a single server or server cluster, hence the use of cloud technology by increasing number of organizations. अब यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर उसने जिक्र किया है, जैसे आपके पास वेलोसिटी का मतलब उसने बताया कि स्पीड एट विच द बिग डाटा इज जनरेटेड एंड नीड टू बी प्रोसेस एंड एनालाइज, यानी कि स्पीड के साथ जो है आपका डाटा प्रोसेस भी हो रहा है और एनालाइज भी हो रहा है। लाइक अगर आप बिग डाटा को यूज़ ना कर रहे हो, तो यानी आप आईओटी का यूज़ ना कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आप मशीन लर्निंग का यूज़ ना कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि इतने ज़्यादा डाटा को प्रोसेस करने और एनालाइज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसने इसलिए बताया हुआ है कि जो डाटा को आप मैनेज कर रहे हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है कि आप बिग डाटा के थ्रू उसको एनालाइज करें। उसने लिखा हुआ है एक्सपेंड, और ये बिग डाटा एनालिसिस जो है वो आगे फर्दर उसकी एक्सपेंशन जो है वो यही है, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैरायटी data comes in all types of format, from structured data in database and data warehouses based on structured query language to unstructured data such as text and document files held in Hadoop clusters and NoSQL database system. With the proliferation of devices, platform, and storage options, not only is the volume of data going to increase, but also the varieties of data. तो बता रहे हैं यहाँ पे डाटा जो है आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स के अंदर आता है, कुछ स्ट्रक्चर्ड डाटा है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है। Structured data is generally highly organized in a relational database. If someone need to access a piece of information within the database, they could usually do so with a quick search. Structured data is similar to machine language and sits neatly in a fixed field within a record of or file. Like कोई भी फाइल है तो उसके अंदर आपने अगर डाटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा हुआ है, तो कोई भी चीज़ अगर ढूंढनी है या आइडेंटिफाई करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। The majority of data is unstructured data. Photos on social media, voicemail, text messages, it is called unstructured because it is not easily identifiable by machine language and it does not conform to a standard database or spreadsheet. There is also machine generated unstructured data.
which is somewhat easier for machines to process. An example of this would be satellite images capturing weather forecast। ठीक है जी। तो उसने अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के एक एग्जांपल ली है कि ऐसी डाटा यानी लाइक फोटोज हैं, वॉइस मेल या टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, यानी कोई भी स्ट्रक्चर में नहीं है। जिसका मैसेज आ गया उसका मैसेज आ जाएगा तो वो आपको शो हो जाएगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की कैटेगरी में आ जाएगा। उसने वैसे एक एग्जांपल लिया कि वो सैटेलाइट इमेजेस कैप्चरिंग इमेजेस वेदर फोरकास्ट। अब वो वेदर फोरकास्ट के इमेजेस ले रहा है तो उसमें वो जिस वक्त ले रहा है उस टाइम पे कितने ही एक वक्त में कितने इमेजेस ले लिए नहीं पता, तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड इमेजेस आपके पास शो हो जाएंगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा इंक्लूड्स एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज XML file or emails which contain tags such as dates, time, and sender and receiver. Information about the language used in them is not structured। तो यहाँ पे उसने कहा कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है, यानी कुछ फाइल्स हैं, कुछ ईमेल्स हैं जिसमें डेट्स वगैरह दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, सेंडर रिसीवर का नाम लिखा हुआ है। लाइक ईमेल्स हैं तो ईमेल्स के अंदर हम ये चीज़ें देख सकते हैं, तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है कि ईमेल्स में आपने कोई चीज़ अगर आइडेंटिफाई करनी है तो आप कुछ चीज़ों का यूज़ करके आप कर सकते हैं। आइडेंटिफाई जो है वो आप कुछ चीज़ों को कर सकते हैं वहाँ से, डेट से, टाइम से, सेंडर रिसीवर का जो नाम है वो एंटर करके आप कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Variability. Data flows are unpredictable, but businesses need to know when something is trending in social media and how to manage daily, seasonal and event triggered peak data loads। ठीक है जी। तो वो वेरिएबिलिटी में बता रहा है कि डाटा जो है वो अनप्रिडिक्टेबल जो है वो सोर्सेज से आ रहा है, लेकिन जो वो बता रहा है कि बट जो बिजनेस हैं उनको ये चीज़ समझनी है कि जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, but businesses need to know when something is trending in social media and how to manage daily, seasonal and event triggered peak data loads। तो बता रहा है कि वेरिएबिलिटी है कि आप डाटा जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसका फ्लो अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपने डाटा को उसके फ्लो के हिसाब से आपने ट्रीट करना है। यानी अगर जैसे बता रहा है कि वो ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया में तो आपको पता है कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है, सीजनल या इवेंट ट्रिगर्ड पीक डाटा लोड उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। Veracity, because data comes from so many different sources, it is difficult to link, match, cleanse, and transform data across system. Businesses need to connect and correlate relationship, hierarchies, and multiple data linkages. Otherwise, their data can quickly spiral out of control. Bad data leads to inaccurate analysis and may undermine the value of business analytics because it can cause executive to mistrust data as a whole. The amount of uncertain data in an organization must be accounted for before it is used in big data analytics application. IT and analytics team also need to ensure that they have enough accurate data available to produce valid results। तो यहाँ पे अब आपके पास वेरासिटी का पॉइंट है। वेरासिटी में वो बता रहा है कि डाटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आ रहा है, उसके अंदर उसको लिंक करना, मैच करना, क्लींस करना या डाटा को ट्रांसफॉर्म करना वो जो है वो मुश्किल काम है। ठीक है जी। और क्विक वो बता रहा है कि अगर डाटा का लिंकेज क्रिएट मल्टीपल डाटा लिंकेज जो है वो क्रिएट नहीं होता तो डाटा जो है वो क्विकली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा फिर। ठीक है। वो बता रहा है कि बैड डाटा जो है वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आपका एनालिसिस जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा। जो आप बिजनेस एनालिटिक्स डेवलप करना चाह रहे होंगे वो अंडरमाइन रह जाएंगे। ठीक है। और जो है वो ओवरऑल बता रहा है वो एग्जेक्टिव्स जो हैं वो मिसट्रस्ट करेंगे डाटा को एज अ होल, के डाटा जो है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं था। तो इस वजह से वेरासिटी को आपने फॉलो करना है। एनालाइजिंग बिग डाटा, यानी अब बिग डाटा आपके पास ज़्यादा, आपने उसको किन किन सोर्सेज के थ्रू आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। Big data integrate data from a variety of sources to be analyzed in various ways using techniques of data analytics. Data analytics is applied to the raw data in order to find trends and patterns which help answer particular questions. Data analytics
इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो ये डाटा एनालिटिक्स की हमारे पास कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव के नाम से पता लग रहा है कि वो आपको ग्राफ्स वगैरह की बात कर रहा है कि आपने ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, विजुअलाइजेशन करनी है डाटा की। तो उसने लिखा हुआ है जी, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्रिएट simple reports, graph, and other visualization from big data, which allow companies to understand what happened at a particular point. It is important to note that descriptive analysis only pertains to events that happen in the past. Like descriptive analysis जो है वो सिर्फ आपको past result के बारे में, क्योंकि आप जो reports या graphs वगैरह बनाते हैं, हम अगर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है कि स्टैट की टर्म है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस उसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा में अंदर स्टैट में हम कैलकुलेट करते हैं मीन, मीडियन, मॉड वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस होती है कि आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है, उसकी बेस पे आपने मीन कैलकुलेट कर लिया, मीडियन, मॉड, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी की सारी हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर ही कैलकुलेट होंगी। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर किया जाता है, जो कि पास्ट में इवेंट्स हो चुके हैं उनकी उनकी बेस के ऊपर। Diagnostic analysis gives deeper insight into a specific problem, whereas descriptive analysis is more of an review. Company can use diagnostic analysis to understand why a problem occurred. Since this type of analysis is more complex, it might incorporate aspects of AI or machine learning. तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर वो कह रहा है कि डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे थे। कंपनी को चाहिए कि वो डायग्नोस्टिक एनालिसिस यूज करे और देखे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है जी। तो वो बता रहा है कि इसके लिए डायग्नोस्टिक एनालिसिस के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की जरूरत है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, predictive analysis by pairing advanced algorithms with artificial intelligence and machine learning, organization can forecast trend and detect patterns in data। तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं यानी फोरकास्टिंग करेंगे, किसके थ्रू, एल्गोरिदम्स आप यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के। Prescriptive analysis is extremely complex and can provide organization with actual answers. A high level of machine learning uses is typically needed for these type of reports. तो बता रहे हैं कि ये जो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है ये आपको फाइनल आंसर प्रोवाइड करता है। हाई लेवल ऑफ मशीन लर्निंग जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है, ये उसने बता दिया है। यानी आप पोटेंशियल वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनालिसिस जो है, तो डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल बेसिक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेवल इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जा रही है। In the context of a public sector organization with which you are familiar, explain how it is using big data and what some of the benefits are for the communities it serves. उसने एग्जांपल ये टेकिंग द हेल्थ सेक्टर एज एन एग्जांपल, इट यूजेस ऑफ बिग डाटा एंड द बेनिफिट्स फॉर द कम्युनिटीज इट सर्व वुड इंक्लूड big data is used by medical researchers to identify disease risk factors and by doctor to help diagnose illness and condition in individual patients. Data driven medicine involve analysis vast number of medical records and images for patterns that can help spot diseases early and develop new medicines. Data derived from electronic health records, social media, the web, and other sources provide healthcare organizations and government agencies with up to the minute information on infectious disease threats or outbreaks. तो उसने बता दिया है कि बिग डाटा जो है वो मेडिकल रिसर्चर जो हैं वो यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई डिजीज रिस्क फैक्टर्स एंड बाय डॉक्टर टू हेल्प डायग्नोज इलनेस एंड कंडीशन इन इंडिविजुअल पेशेंट्स। ठीक है, तो वो उसने एक हेल्थ सेक्टर की एग्जांपल ली है, तो वो हेल्थ सेक्टर के अंडर ही डिस्कशन कर रहा है। आगे उसने यूजेस ऑफ बिग डाटा दिया हुआ है। द पब्लिक सेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स एंड पेंशंस, big data is used to provide job seekers with more targeted advice. Health sector में big data is used by medical researchers to identify disease risk factors and by doctor to help diagnosis illness.
The environment. Big data can assist in prediction of and response to natural and man-made disasters. The energy sector. Big data help oil and gas company identify potential drilling location and monitor pipeline operations. Telecommunication using big data analytics, mobile telephony providers can recover from a network outage much faster. The financial sector. Firms use big data system for risk management and real-time analysis of market data. Education sector. Big data analytics can be used to build more customized learning models for all students. Big data in business, manufacture and transportation companies rely on big data to manage their supply chains and optimize delivery routes. तो उसने बताया कि कौन कौन से इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं जो बिग डाटा का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल उसने ली हुई कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स एंड Procter and Gamble use big data to anticipate customer demand. They build predictive model for new products and services by classifying key attributes of past and current products or services and modeling the relationship between those attributes and the commercial success of their offerings. In addition, Procter and Gamble uses data and analytics from focus groups, social media, test market, and early store rollouts to plan, produce, and launch new products. ठीक है जी. तो यहाँ पे अब वो बता रहे हैं कि नेटफ्लिक्स एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो बिग डाटा को यूज कर रहे हैं कस्टमर की डिमांड के लिए, डिमांड चेक करने के लिए. ठीक है. तो बता रहे हैं कि वो प्रिडिक्टिव मॉडल का यूज कर रहे हैं फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय क्लासिफाइंग की एट्रीब्यूट्स ऑफ पास्ट एंड करंट प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दोज एट्रीब्यूट्स एंड द कमर्शियल सक्सेस ऑफ देयर ऑफरिंग्स. तो यानी वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है वो यूज कर रहे हैं. प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए भी आपको एआई या मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ती है. Big data concerns. Big data provide insight but raises concern. Data privacy, data security, and data discrimination. तो बता रहा है जी big data provide unprecedented insights and opportunities, but it also raises concern and questions around privacy, security, and discrimination issues. The main concern fall into three categories: data privacy, data security, and data discrimination. Data privacy. The big data we now generate contains a lot of information about your personal life, much of which we have a right to keep private. Increasingly, we are asked to strike a balance between the amount of personal data we divulge and the convenience that big data power apps and service offers. तो बता रहे हैं कि डाटा प्राइवेसी का इशू है कि आपकी अगर पर्सनल लाइफ है या उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट होनी चाहिए. Data security. Even someone is happy for someone else to have their data for a particular purpose, they want to be able to trust them to keep it safe. Data discrimination. When everything is known, there is an inherent risk that the data could be used to discriminate against people. To what extent is this acceptable? Credit scoring is used to decide who can borrow money. And insurance is heavily data driven. With the advent of big data, we can expect to be analyzed and assessed in general, a greater detail, and care need to be taken that this does not open the way for further discrimination. चलें जी, यहाँ पे हम 10 मिनट्स की ब्रेक कर लेते हैं. ठीक है. इसके बाद हम प्रोसेस ऑटोमेशन की तरफ मूव करेंगे. 10 मिनट्स की ब्रेक है, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं. ओके जी, लेट्स कंटिन्यू. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी हमने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना है. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस ऑटोमेशन है. तो वो बता रहे हैं कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्स एन एंटायर बिजनेस प्रोसेस एंड ऑटोमेटेड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. यानी आप बिजनेस प्रोसेस के अंदर जो है ना वो ऑटोमेशन इंक्लूड करेंगे, यानी स्टार्ट से फिनिश तक जो है वो ऑटो पे चला जाएगा. और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हैंड्स इंडिविजुअल टास्क ओवर टू सॉफ्टवेयर रोबोट्स टू ऑटोमेट. ठीक है. यानी उसके अंदर सारे का सारा काम जो है वो रोबोटिक्स के थ्रू लिया जाएगा. जी एक एक करके देखते हैं. प्रोसेस ऑटोमेशन है जी. प्रोसेस ऑटोमेशन हैज टू एस्पेक्ट्स. बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन व्हिच टेक्स एन एंटायर बिजनेस प्रोसेस and automates it from start to finish, and robotic process automation which hands individual tasks over to software robots to automate.
Business process automation. Business process automation has become one of the most rapidly adopted technology in recent years. It can have positive impacts on cost, productivity, accuracy, data analysis, and decision making, as well as heading digital transformation. Business process automation works by analyzing critical and non-critical business processes and their relationship and dependency on other business processes and external partners. In addition to developing or sourcing automated software and computing processes, it is a process of managing information, data, and processes to reduce cost, resources, and investment. The business process automation process is geared towards implementing software application to automate routine business tasks while achieving workforce efficiencies throughout the organization. Business process automation increases productivity by automating key business processes through computing technology. ठीक है जी, तो वो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का बता रहा है कि आपने अपने ओवरऑल जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे आपने ऑटोमेट कर लेने, यानी आपने सारे का सारा जो है उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे, डाटा को प्रोसेसिंग करने में आपको इजी रहेगा, कॉस्ट आपकी कम यूज़ होगी, रिसोर्सेज कम लगेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी. Much automation involve human programming machines to respond to certain circumstances in a particular way, but increasing processing power, often combined with more accurate data collection, means that machine can change the way they respond to certain circumstances based on what happened when they encountered those circumstances previously. This is known as machine learning, which will come back in the next section. Automation is used in a number of different areas, factories, replacing often dull, dirty or dangerous tasks previously undertaken by people. वो बता रहे हैं कि आप ऐसे प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर लें जो डेंजरस थे, जो प्रीवियसली लोग परफॉर्म कर रहे थे, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं. ऑफिस में प्रोसेसिंग डाटा सच एज एंटरिंग डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो ये भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं. व्हीकल असिस्टिंग और इवन रिप्लेसिंग ह्यूमन ऑपरेटर्स, तो आप ह्यूमन ऑपरेटर्स को रिप्लेस कर देंगे, असिस्ट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं. एनालिसिस, एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल एंड पोटेंशियली डेंजरस एक्टिविटी. ठीक है जी, तो आपने जो आपके पास अगर जो कॉम्प्लेक्स डाटा है, ठीक है जी, लार्ज अमाउंट्स के अंदर है, उसके अंदर से आपने जो डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. RPA is a software that uses virtual workers to perform and automate repetitive administrative tasks. यानी यहाँ पे robots का use किया जाएगा. It is an essential tool for many different industries, including public sector organization. RPA uses software, robots, or bots to automate mundane repetitive tasks. Approximately 60% of an organization process activities can be addressed by robotic process automation, including high volume processes, repetitive tasks, tasks with multiple steps, and digital processes. In the public sector, robotic process automation is likely to be a game changer. The public sector faces high volume of work, staff shortages, frequent regulatory and policy changes, and insufficient collaboratory tools that allow different departments to synchronize seamlessly. The challenge of delivering more with less within the public sector is indicative that the public sector stand to benefit the most from RPA. RPA enable organization to reduce staffing cost and human error. A report by Deloitte referred to a bank's experience with implementing RPA. The bank redesigned its claim process by deploying 85 bots to run 13 processes, handling 1.5 million requests per year. The bank added capacity equivalent to more than 200 full-time employees at approximately 30% of the cost of recruiting more staff. ठीक है जी, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो आरपीए गेम चेंजर के तौर पे यूज किया जा रहा है. ठीक है जी, और वो बता रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हाई वॉल्यूम ऑफ वर्क है, स्टाफ की शॉर्टेजेस है, और फ्रीक्वेंट रेगुलेटरी एंड पॉलिसी चेंजेस एंड इनसफिशिएंट कोलैबोरेटिव टूल्स दैट अलाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू सिंक्राइज सीमलेसली. तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है. तो उसने बताया है कि
जो रोबोटिक्स ऑटोमेशन प्रोसेस है उसके अंदर आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि एक आप रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और ह्यूमन एरर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। और उसने बता दिया हुआ है कि रिपोर्ट डेलॉयट की उसने बताई हुई है कि उसका बैंक एक्सपीरियंस था। तो उसने लिखा हुआ है बैंक ने रीडिज़ाइन किया और 55 बॉट्स को उसने 13 प्रोसेसेस दिए हैंडल करने के लिए, और उसने 1.5 मिलियन रिक्वेस्ट जो है वो पर ईयर प्रोसेस की। उसने बताया यही काम जो है वो 200 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कर सकते थे, जो 85 लोगों ने किया हुआ। तो इसका मतलब 30% कॉस्ट जो है वो उन्होंने स्टाफ की सेव कर ली है। आगे उसने बता दिया हुआ है प्रोसेस ऑटोमेशन में आपके पास सक्सेसफुल ऑटोमेशन है आपके पास। इसमें फॉर ऑटोमेशन टू बी सक्सेसफुल सम की फैक्टर नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। Selecting the right processes to automate is vital, as automation will not be feasible for very single process. It is important to plan for exceptions and for scalability. It is also highly recommended to create a center of excellence for automation. Let's look at these in some more detail. तो बता रहे जी कि आपकी जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुल कब होगी कि आपने कुछ चीज़ों को अकाउंट फॉर करना है। यानी उसने बताया कि आपने राइट प्रोसेसेस को यूज़ करना है जिनको आपने ऑटोमेट करना है, और हर सिंगल प्रोसेस के लिए भी उसने बताया है कि फिजिबल नहीं है कि आप उसको ऑटोमेट कर सकें। जो प्रोसेसेस आपके लिए फिजिबल हों आपने उनको ऑटोमेट करना है। लाइक आपने चेक करना है कि जो प्रोसेसेस हैं जिनकी स्केलेबिलिटी है उनको आपने ऑटोमेट की तरफ लेके जाना है। तो उसने लिखा हुआ है कि जी सक्सेसफुल ऑटोमेशन के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले आपके पास सेलेक्ट द राइट प्रोसेस। Automation works well with the mature process, so it is best to start by assessing current workflows, analyzing these, and then selecting a process that is mature with defined tasks repeated in high volume. A mature process that involves a lot of data exchange between various parties and systems is often considered best for automation. If the process does not follow an efficient path already, the return on investment will be diminished. It is also important to involve current staff and enable them to see the benefits and how automation could improve their work environment. तो बता रहे हैं कि आपने एक राइट प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। यानी वो बता रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जो है वो डेट जो है लॉट ऑफ डाटा है जो एक्सचेंज के लिए आपके पास है, तो उसके लिए उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको ऑटोमेट करें। ठीक है जी। और अपने करंट स्टाफ को उसमें इन्वॉल्व करें। ठीक है जी, ताकि उन्हें पता लगे कि जो ऑटोमेशन है वो कैसे वर्क इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकती है। Plan for exceptions. There will always be exception, and the last thing you would want for automation is to create a big exception queue that require more time and effort to resolve. Since this defies the logic for automation, exception scenario should be programmed in the workflow. तो बता रहे कि जी आपने एक्सेप्शंस के लिए भी प्लान करके रखना है। ठीक है जी। तो इसमें ये बिल्कुल ये उसने लास्ट रिजॉर्ट पे बताया कि लास्टली आपने क्या करना है, आपने एक्सेप्शंस को भी अकाउंट फॉर करना है। Program for scalability. A system need to be able to handle a growing amount of work by adding resources to it. To maximize the scalability of any RPA transformation, it is best practice to assign different tasks across multiple digital workers. This create work queue and make it easy for you to scale up and out or back and down. ठीक है जी। तो वो बता रहा है कि आपने प्रोग्राम करना है स्केलेबिलिटी के लिए। Process automation, use of RPA in the and robotic process automation in the public sector. The UK government created the Robotic Process Automation Center of Excellence Accelerator to help its clients establish robot creation and management capability, guaranteed to proper clients to where they can rapidly define, build, and deploy their own process automations with confidence to operate in the world where robots sit alongside their key knowledge workers. From applying for a parking permit or a license to keeping a wild animal and renewing library books, council represent a major service hub of local government. In fact, council across the UK offer more than 100 different services managed
and delivered by over 1 million employees. Most of those services depend on set processes, some simple and other more complex. Council have long recognized the need for improving their processes not only to achieve cost-effective efficiencies, but also to improve their handling time and consequently the service level provided to citizens. The National Health Service is also using RPA to automate process. For example, the East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust has initiated several automation projects, cancelling unwanted patients' appointments, automating GP referrals, and using robot to register COVID-19 antibody testing. This has helped the trust to save over 82,000 hours of time. Automating GP referrals has saved the trust of over 22 lakh 20,000 pound by reducing referral processing time for 25 minutes to 5 minutes. तो उसने ओवरऑल सारा बताया कि प्रोसेस ऑटोमेशन को किस तरह से पब्लिक सेक्टर में यूज किया जा रहा है। तो उसने बता दिया कि यूके गवर्नमेंट ने वो आरपीओ जो है वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया है। ठीक है, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, किस तरह से प्रोसेसेस के अंदर आपने ऑटोमेशन को डिप्लॉय करना है। ठीक है जी, और वहाँ पे वो बता रहे हैं कि बिल्ड एंड डिप्लॉय देयर ओन प्रोसेस ऑटोमेशन विद कॉन्फिडेंस टू ऑपरेट इन अ वर्ल्ड वेयर रोबोट सिट अलोंगसाइड देयर की नॉलेज वर्कर्स यानी उनके साथ मिलके वो काम कर रहे हैं रोबोट्स जो है। बाकी उससे नीचे जाके आपको एग्जांपल भी दी है कि नेशनल हेल्थ सर्विस ने किस तरह से ऑटोमेटेड प्रोसेस को यूज़ किया है और किस तरह से उन्होंने अपनी कॉस्ट सेव किया। तो मेजरली जो प्रोसेस ऑटोमेशन है वो आपकी कॉस्ट सेव, आपकी इन्वेस्टमेंट को भी सेव कर रही है। Imagine your organization decide to automate some of its processes and knowing that you have studied process automation as part of your CIPFA studies, they ask you for advice. What advice would you give? तो वो आप प्रोसेस की ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। प्रोसेस ऑटोमेशन के जो 3 क्राइटेरिया हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो उसने ये दोबारा किया है, मैं एक दफ़ा रीड आउट करते हैं। फॉर ऑटोमेशन टू बी सक्सेसफुल सम की फैक्टर नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट. Selecting the right processes to automate is vital since automation will not be visible for every single process. It is important to plan for exceptions and for scalability. It is also highly recommended to create a center of excellence for automation. जो यूके गवर्नमेंट ने बताया उसने किया हुआ था। Select the right process. Automation works well with a mature process, so it is best to start by assessing current workflow, analyzing these, and then selecting a process that is mature with defined tasks repeated in high volume. A process that involves a set of data exchange between various parties and system is often considered best for automation. Organization need to choose a mature process. If the process does not follow an efficient path already, the return on investment will be diminished. It is also important to involve the current staff and enable them to see the benefits and how automation could improve their work environment. तो ये उसने सारा जो प्रोसेस था पहले उसने यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया, यानी आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिखा गया और इसमें ज़्यादा चीज बहुत मेजोरिटी चीज़ें जो हैं वो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिखनी है। Their plan for exceptions. There will always be exceptions, and the last thing you would want for automation is to create a big exception queue that require more time and effort to resolve, since this defies the logic of automation. Exception scenario should be programmed in the workflow. Same उसने यहाँ पे copy paste कर दी है। Program for scalability. A system need to be able to handle a growing amount of work by adding resources to the system. To maximize the scalability of an RPA transformation, it is best practice to assign different tasks across multiple digital workers. This creates work queues and makes it easy for you to scale up and out or back and down. Create a center of excellence. Creating a center of excellence is a RPA is a common tactic for private and public sector organization seeking to adopt and develop RPA solution. An automation center of excellence is a group of people, processes, and technology necessary to maximize the benefits of automation. This could be formed inside the organization or outside. The role of center of excellence is critical in looking for more opportunities for automation with the assets and models that have been created, which enable the return from investment to be multiplied.
इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एम्बेड ऑटोमेशन इनटू द वे ऑफ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसने हमें बता दिया कि आपने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट कर लेना है जो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा। आगे जी हमारे पास आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू क्रिएट सिस्टम केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क commonly through to require human intelligence. It enable computer and machine to mimic the perception, learning, problem solving and decision making capability of the human mind। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं कि एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी, जिसमें सिस्टम जो है आप उसको सिस्टम क्रिएट करते हैं जो केपेबल होता है सारे टास्क खुद परफॉर्म करने में, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पे वो काम कर रहा है और अनेबल कर रहा है कंप्यूटर्स को, मशीन को, कि वो सारी चीज़ों को सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, लर्निंग करें, मिमिक दी परसेप्शन हो, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो उसने बता दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग है, सिस्टम इम्प्रूव थ्रू एक्सपीरियंस, डीप लर्निंग, हिडन लेयर्स एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। देखते हैं जी मशीन लर्निंग और लें जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू क्रिएट सिस्टम केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क commonly through to require human intelligence. Artificial intelligence enable computers and machine to mimic the perception, learning, problem solving and decision making capabilities of the human mind. The machine learn from examples and experiences, recognizing object, understanding and responding to language, making decision solving problems and combining these and other capabilities to perform function a human might perform, such as greeting a hotel guest or driving a car। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, यानी वो बता रहा है कि आप सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। AI is constantly evolving, but generally it involves machine using statistics to find pattern in large amount of data. It has the ability to perform repetitive tasks with data without the need for constant human guidance. The recent rapid innovation in robotics have given rise to the development of artificial intelligence robots, a totally new kind of fully autonomous robot equipped with the latest development in AI। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि जो AI है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और इसके अंदर जो है वो मशीन जो है उनको आप बता रहे हैं और वो उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, और वो बता रहा है कि रेपिटेटिव टास्क के लिए आपने बार बार उसको बताना नहीं है, एक दफ़ा उससे गाइड जो है ह्यूमन गाइडेंस जो है वो एक दफ़ा देनी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। उसने बता दिया कि अभी जो रैपिड इनोवेशन है रोबोटिक्स में, वो डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स हैं, तो वो जो लेटेस्ट बिल्कुल उसने बताया हुआ टोटली न्यू काइंड ऑफ फुली ऑटोनमस रोबोट इक्विप्ड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन AI। While most of this transformative story lies ahead of us, many AI driven improvements and innovations have already been made. The private sector is taking great strides forward, with the likes of Google, Amazon, Facebook and Microsoft investing heavily in AI capabilities. These companies, along with the dozens of niche digital business such as Uber and Netflix, have used AI in concert with other emerging technology to raise the bar on customer service, personalization and automation। तो इसने ओवरऑल बताया है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही हैं डिफरेंट कंपनीज। मशीन लर्निंग। Machine learning is a subset of AI and refers to the development of digital systems that improve their performance on a given task over time through experience. Machine learning applications, also called as machine learning models, are based on a neural network which is based off algorithm calculation that attempt to mimic the perception and true process of human brain. At its most basic, a neural network consists of the following: an input level where data enters the network, at least one hidden level where machine learning algorithm process the input and apply weight basis and threshold to the inputs, and output level where various conclusions in which the network has various degree of confidence emerge। लाइक न्यूरल नेटवर्क है, उसने बताया हुआ है कि आपके पास एक इनपुट लेवल होता है और एक आउटपुट लेवल होता है, और उसके सेंटर के अंदर जो है वो एक हिडन लेवल होता है जहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो प्रोसेसेस को रन कर रहे होते हैं। तो ये एक मशीन लर्निंग, आपने न्यूरल नेटवर्क के बारे में, इसमें आगे मशीन लर्निंग के अंदर आगे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं,
जिसके अंदर एल्गोरिदम्स हैं डिफरेंट, तो उसके अंदर से उसने एक डिस्कस किया हुआ है कि न्यूरल नेटवर्क क्या है। तो आपको पास न्यूरल नेटवर्क का पता हो, एक इनपुट लेवल है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आउटपुट लेवल है, सेंटर के अंदर एक हिडन लेवल है जिसके अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो इनपुट को प्रोसेस करते हैं, वेट्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, और थ्रेशोल्ड देखते हैं इनपुट का, और उसके बाद उसको आउटपुट की तरफ लेके जाते हैं। Machine learning models are based on artificial neural network with just one hidden level. These models are fed labeled data, which is data enhanced with tags that identify its feature in a way that helps the model identify and understand the data. They are capable of supervised learning, for example, learning that require human supervision, such as periodic adjustment of the algorithm in the model. Deep learning. Deep learning models are based on deep neural networks with multiple hidden layers, each of which further refines the conclusion of the previous level. This movement of calculation through the hidden level to the output level is called forward propagation. Another process called back propagation identifies error in calculation, assign them weight and pushes them back to previous level to refine or train the model. अब डीप लर्निंग के अंदर भी बेस न्यूरल नेटवर्क ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपके पास मशीन लर्निंग थी उसके अंदर एक सिंगल हिडन था, हिडन जो लेयर थी, यहाँ पे मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं, एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स होती हैं, और वो क्या कर रही हैं, जो आपका डाटा जो आपने आउटपुट की तरफ लेके जा रहे हैं उसको रिफाइन कर देती है वो, ठीक है जी। यानी अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, उसने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन भी रखा हुआ है और बैकवर्ड प्रोपोगेशन भी रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है कि ये कैलकुलेशन के अंदर एरर को आइडेंटिफाई करती हैं, उनको वेट असाइन करती है और उसको पुश बैक कर देती है ताकि आप उस मॉडल को दोबारा से रीफ्रेम कर सकें। While some deep learning models work with labeled data, many can work with unlabeled data and lots of it. Deep learning models are also capable of unsupervised learning, detecting features and pattern in data with the bare minimum of human supervision. तो यहाँ पे मिनिमम जो ह्यूमन सुपरविजन है वो बिल्कुल मिनिमम होगी। A simple illustration of the difference between deep learning and other machine learning is the difference between Apple SIRI or Amazon's Alexa, which recognize voice commands without training. Like जो एप्पल का जो सीरी मॉडल है वो उसको ज़रूरत होती है कमांड वगैरह देने की। अमेजोन की जो अलेक्सा की डिवाइस है, हमने पहले जैसे डिस्कस किया है, ठीक है, उसको सिर्फ किसी ट्रेनिंग के बगैर आपने वॉइस कमांड देनी है, वॉइस आप कहेंगे कुछ भी कहेंगे तो वो अलेक्सा उसी तरह आगे परफॉर्म करेगी। वो एक डिवाइस है, यानी उसके अंदर आप बोलें कि जी मैं ये करना चाह रहा हूँ, यानी अलेक्सा एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप अपने घर की काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक फैन कनेक्ट कर लें, लाइट्स कनेक्ट कर लें, और आप उसे कहें कि जी लाइट्स जो हैं वो ऑन कर दो, लाइट्स ऑफ कर दो, तो अलेक्सा जो है वो वॉइस कमांड को फॉलो कर रही है विदाउट ट्रेनिंग। यूज ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स, तो उसने कुछ टेक्निक्स बता दी। उसने लिखा हुआ जी क्लासिफिकेशन लर्न्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिवन कैटेगरी, अलाउ द एआई मॉडल टू क्लासीफाई अननोन डाटा पॉइंट इनटू एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग इफ अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अंडरगोज बॉर्डर इंस्पेक्शन। तो वो कह रहे हैं क्लासीफाई करना है सबसे पहले आपने, तो वो कह रहे हैं क्लासीफाई करने जो कैटेगरी आपने उसको डिफाइन की है वहाँ पे आप एआई मॉडल को जो है वो क्लासीफाई करें ताकि वो एग्जिस्टिंग कैटेगरी को, जो अननोन डाटा है उसको एग्जिस्टिंग कैटेगरी के अंदर से रिमूव करे। रिग्रेशन predict a value from an unknown data point, for example predicting the market value of a house from information such as its size, location और age। तो क्या है रिग्रेशन प्रभाव वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना है आपने। क्लस्टरिंग आइडेंटिफाइज ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा पॉइंट्स इन द डाटाबेस, तो क्लस्टर्स अगर बने हुए तो आपने आइडेंटिफाई करना है सिमिलर डाटा पॉइंट्स जो हैं वो डाटाबेस के अंदर। Dimensionality reduction or mean-fold learning. Narrow down the data to the most relevant variable to make models more accurate or make it possible to visualize the data। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने क्या करना है, डाटा को नैरो डाउन करना है, यानी जितना शॉर्ट कर सकते हैं, यानी सिर्फ रेलेवेंट वेरिएबल्स जो हैं जो
मॉडल को एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपने सिर्फ उस डाटा को विजुलाइज करना है। रैंकिंग trains an AI model to rank new database on previously seen list, for example, returning pages by order of relevance when a user searches a website. Speed recognition, also called speech recognition, also called speech to text (STT), recognize spoken words and convert them to digitized text, voice remotes। ठीक है जी, तो ये जैसे हम वॉइस रिमोट्स यूज करते हैं, तो ये उसमें कुछ मशीन लर्निंग की टेक्निक में आ जाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, process and analyze natural language, recognizing words, meaning, context, and the narrative, converting speech into text for automatic subtitle generating, for example on YouTube। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, यानी वो किसी भी लैंग्वेज में आ रहा है तो नीचे यूट्यूब या आप उसको ऑप्शन देंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसको इंग्लिश में अगर आप कहते हैं तो वो इंग्लिश में नीचे कन्वर्ट करके लिखना शुरू कर देते हैं। इमेज रिकग्निशन, computer version or machine vision, computer vision or machine vision, the ability of a machine or program to emulate human vision, identification of road signs for self-driving vehicles, anomaly detection, like आजकल ये image recognition जो है ये गाड़ियों के अंदर आ रहा है, कुछ गाड़ियों के अंदर नज़र आता है कि उसके अंदर आप उसको क्रूज कंट्रोल पे अगर आपने लगाया हुआ है तो वो आपको लाइक ऐसा भी है कि जैसे फॉग है तो आपको फॉग के अंदर अगर नज़र नहीं आ रही है, अगर आपको फॉग के अंदर कोई आगे वाली गाड़ी नज़र नहीं आ रही है तो वो मशीन लर्निंग आपको बता देती है, यानी गाड़ी ऑटोमेटिकली आपको कुछ थोड़ा सा पहले बता देती है कि यहाँ पे ये चीज़ आगे कोई चीज़ आने वाली है, कोई गाड़ी आ रही है, तो वो ये सारा मशीन लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा है। Anomaly detection, find anomalous data point within the data set, for example identify fraudulent activity in a user's bank account। तो anomaly detection भी जो है वो machine learning के through किया जा रहा है। Time series analysis, understanding how data varies over time to conduct forecasting and monitoring, conducting budget analysis। तो time series analysis भी machine learning के through हम कर सकते हैं। Real time recommendation system, predict how a user will rate a given item to make new recommendation, for example suggesting relevant pages on a website given the article the user has previously accessed। ठीक है, लाइक ये रियल टाइम रिकमेंडेशन सिस्टम है कि बिल्कुल लाइक इसमें इस तरह से है कि फेसबुक के ऊपर अगर आप कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो उन्होंने एक टाइम रखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन ने कोई वीडियो इतने टाइम पीरियड के लिए देखी है, ठीक है, या किसी पेज को रिव्यू किया है इतनी देर तक, तो ऑटोमेटिकली आर्ट मशीन लर्निंग के थ्रू ही आपको वो चीज़ और दूसरी नज़र आनी शुरू हो जाती है। लाइक मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो लाइक मैं अगर कोई स्टोरीज वॉच कर रहा हूँ तो मैं स्टोरीज या मैं शॉर्ट वीडियोस देख रहा हूँ, तो शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं अगर किसी वीडियो को फुल देख रहा हूँ तो वो मुझे आगे रिकमेंडेशन में वो खुद ही रिकमेंड करना शुरू कर देता है, वो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड वीडियोस मुझे शो कर देगा। Automated stock trading, designed to optimize stock portfolios. AI-driven high-frequency trading platform make thousands or even millions of trades per day without human intervention। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि ये ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग होती है कि आप थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ट्रेड्स पर डे जो है वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद ही हाउस होल्ड रोबोट्स, वैक्यूम cleaners using AI to determine the size of a room, identify and avoid obstacles, and learn the most efficient route of for vacuuming a floor। Similar technology drive robotic lawn movers and pool cleaners। तो ये हाउस होल्ड रोबोट्स हैं, लाइक आजकल एक चला हुआ है वैक्यूम क्लीनर है मार्केट में कि आप वो ले लें, उसको आपने स्पेस के ऊपर रख देना है जहाँ पे वो जो आपने स्पेस जो है वो साफ करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज़ आके आती है तो वो ऑटोमेटिकली क्लीनर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही घूम जाता है। यानी ये एआई की मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हैं सारी कि अगर कोई भी चीज़ आगे आएगी तो वो ऑटोमेटिकली या तो रुक जाएगा या वो वापस पीछे की साइड में मूव कर जाएगा। तो इस तरह की जो हाउस होल्ड रोबोटिक्स हैं ये भी आ चुकी हुई हैं। Artificial intelligence in the public sector, recognizing AI potential, the UK government industrial strategy white paper placed AI and
data as one of 4 grand challenges supported by up to 950 million pound in the AI sector deal. The government set up 3 new bodies to support the use of AI, build the right infrastructure, and facilitate public and private sector adoption of these technologies. These 3 new bodies are the AI Council, an expert committee of independent members providing high-level leadership on implementing the AI sector deal, Office for AI, which work with industry, academia, and the third sector to coordinate and oversee the implementation of the UK's AI strategy. Center for Data Ethics and Innovation, which identify the measures needed to make sure the development of AI is safe, ethical, and innovative. तो यूके गवर्नमेंट ने जो है वो उसने बताया कि 950 मिलियन पाउंड जो है वो एआई सेक्टर को दिए हैं, और उसने बता दिया हुआ है कि कुछ उसने गवर्नमेंट ने 3 न्यू बॉडीज जो हैं वो की हैं ताकि वो एआई को सपोर्ट कर सकें, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, पब्लिक को फैसिलिटेट करें और प्राइवेट सेक्टर एडॉप्शन को इनकरेज करें कि ये टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए। तो उसमें एआई काउंसिल है, ऑफिस फॉर एआई है, सेंटर फॉर डाटा एथिक्स एंड इनोवेशन है। A number of public sector organizations are making successful use of AI for tasks ranging from fraud detection to answering customer queries. The potential uses of AI in the public sector are significant, but have to be balanced with ethical, fairness, and safety considerations. National Grid uses AI to help it maintain the wires and pylons that transmit electricity from power station to homes and businesses across the UK. The firm uses drones to help inspect the 7,200 miles of overhead lines around England and Wales. Equipped with high-resolution still video and infrared cameras, the drones are deployed to assess the steelwork, wear and corrosion, and faults such as damage conductors. तो ये उसने एक एग्जांपल ले ली है कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर स्टेशन है उसको किस तरह से रिव्यू किया जा रहा है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल हमारे पास है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। Scotland Council continue to innovate and redesign service around people and their needs. Aberdeen City Council has launched a chatbot AB1 which responds to questions on a series of essential services. AB1 can directly answer residents' questions about waste and recycling, roads and street lighting, education and council tax, or signpost them to relevant information. AB1 has the capability to learn how to deal with queries, and the number of services it covers with continue to expand. तो ये उसने बता दिया है कि कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है, ठीक है जी। और वो चैट बॉट है AB1 के नाम से, जो सारी की सारी चैट बॉट है, यानी ये बॉट है जिसके जो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहा होगा। अच्छा जी, आगे डिसाइडिंग ऑन अ एआई स्ट्रेटजी। एआई पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियर, असेसिंग द बिजनेस implication of different options involve 4 main approaches to automation: relieve, split up, replace, and augment. Relieve. Technology takes over mundane tasks, freeing workers for more valuable work. Her Majesty Revenue and Custom has automated the most tedious aspect of its call center work, opening case number for advertisers so they do not have to search the database. HMRC estimates this has reduced handling time by 40% and processing cost by 80%. तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना एक एस्पेक्ट जो है कॉल सेंटर वर्क जो है उसको उन्होंने ऑटोमेट किया है, ठीक है, जो उसकी वजह से HMRC का टाइम 40% रिड्यूस हुआ है और जो कॉस्ट थी वो 80% रिड्यूस हो गई। Split up. This approach involves breaking a job into steps or pieces and automating as many of these as possible, leaving people to do the remainder and maybe supervise the automated work. Relying on machine language translation and leaving professional translators to clean up the result is one example. For example, at the United Nations, machines can handle live translation of the assembly meetings for spectators, while expert translator can revise transcript for later release to new outlets.
Replace. In this approach, technology is used to do an entire job that was once performed by a human. Royal Mail has long used hardworking recognition to sort mail by postcode. The best opportunity for replacement include repetitive tasks with uniform components, decision making that follow simple rules, and tasks with a finite number of possible outcomes. तो replace की approach उसने दे दी है. Augment. In this approach, technology makes workers more effective by complementing their skills. This is the true promise of AI. Humans and computers combination their strength to achieve faster and better result, often doing what humans simply could not do before. When technology is designed to augment, humans are still very much in the driver's seat. ठीक है जी. तो बता रहे हैं कि पहले एक वक्त में एआई जो है वो इन्वॉल्व जब नहीं थी तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो ह्यूमंस कर नहीं रहे थे, लेकिन जब से जो टेक्नोलॉजी आई है तो अभी भी ह्यूमंस जो हैं वो ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं, यानी वो अभी भी ड्राइव कर रहे हैं इसको. योर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑटोमेट some of its processes. Using example, explain the four main approaches to automation. तो अब ये दोबारा उसने क्या किया है देख लेते हैं. The four main approaches to automation are: relief. Technology takes over mundane tasks, freeing workers for more valuable work. HMRC agency has automated the most tedious aspect of its call center, opening case numbers for advisors so they do not have to search the database. उसने रिपीट कर दिया स्प्लिट अप में. दिस अप्रोच इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ जॉब इनटू स्टेप्स ऑफ पीस एंड ऑटोमेटिंग एज many as possible, leaving people to do the remainder and maybe supervise the automated work. For example, at the United Nations, machines could handle live translation of the assembly meetings for spectators, while expert translator could revise transcript for later release to news outlets. उन्हें सारा दोबारा से रिपीट कर दिया. In this approach, technology is used to do an entire job once performed by a human. तो रिप्लेस का मतलब ये है कि उसने बताया कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपने यूज़ करनी किसी एक जॉब के लिए और उस जो ह्यूमन एक दफ़ा परफॉर्म करेगा. रॉयल मेल यूजेस हार्ड वर्किंग recognition to sort mail by postcode. The best opportunity for replace include repetitive tasks with uniform components, decision making that follow simple rule, and tasks with a finite number of possible outcome. Augment. In this approach, technology makes workers more effective by complementing their skills. An example is IBM Watson and for oncology, which recommend individual cancer treatment to physician, citing evidence and a confidence score S. यहाँ पे उसने आप समझने के रिपीट कर दिया. ऑगमेंट के अंदर उसने जाके एग्जांपल चेंज कर दिए, बाकी उसने सारा सोल्यूशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिखा है और जिसका आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इस तरह जो आपके पास ये मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिखना है आपने. जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ब्लॉकचेन. Blockchain has the potential to change how global businesses is conducted using distributed ledger technology. तो ब्लॉकचेन जो है वो बता रहा है कि ग्लोबल बिजनेसेस को चेंज किया उसने. जो ग्लोबल बिजनेसेस हो रहे थे तो उसको उसने चेंज कर दिया है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT के थ्रू. चेन ऑफ ब्लॉक्स ईच कंटेनिंग अ यूनिक सेट ऑफ transaction with a cryptographic fingerprint called a hash. Each block is a set of validated transactions that are grouped together in such a way that the information remain accessible but cannot be tampered. Blocks are not independent of one another. They are linked in linear sequential order by their own unique hashes that act as fingerprints and thus are intrinsically related. तो देखते हैं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है. ओवरव्यू उसने दिया है. Blockchain technology is often cited as a disruptive technology since it has the potential to completely change how businesses is conducted globally. It has evolved from a niche subject to the hottest tech disruption buzzword, but there remain a lot of confusion about the technology and thus the benefits that can accrue to organizations making use of it. In simplistic terms, blockchain technology is based on DLT technology, which is a method of recording transaction where the details are held in different places at the same time.
With multiple copies of each record, it is almost impossible for any one person to change any of the detail without getting the agreement of all the other copy holders. It is intended as an open and globally distributed ledger that can record transactions efficiently and securely. In a verifiable and permanent way, each block in a blockchain contains an encrypted record of the previous block and the relevant transaction data showing how the record has changed from the previous one. तो उसने बता दिया हुआ है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और एक से ज़्यादा जगह पे रिकॉर्ड करने के लिए आप डीएलटी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है किसी पर्सन के लिए कि आप उसकी इजाज़त के बगैर उसको चेंज कर सकें। नहीं, आपके पास ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन मोर technical term, blockchain technology is a chain of blocks, each containing a unique set of transactions with a cryptographic fingerprint called a hash. Blocks are not independent of one another. They are linked in linear, sequential order by their own unique hashes that act as fingerprint and thus are intrinsically related. तो ये उसने पहले भी बताया था कि जो क्रिप्टोग्राफिक फिंगरप्रिंट है वो हैश के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। Hashing is a cryptographic function that generates a unique fixed length hash code for any given input such as text, an image, or video. Then specific input, if unchanged, will always produce the same exact hash code. If, however, any part of the input, one letter was changed from lowercase to a capital letter, the hash code would change to an entirely different and a unique hash code. For blocks, the transactions in a block are hashed to create a unique hash code for the block. These hash codes are used in interconnect block. Blocks are added one after the other in linear chronological order, with each contain its own hash code and the code of the previous block. ठीक है, तो हैशिंग के थ्रू जो है वो काम किया जा रहा है। तो हैश कोड जो है फिर उसको चेंज करना है, यानी फिंगरप्रिंट स्कैनर तो नहीं है फिंगरप्रिंट, लेकिन वो हैश है कि क्रिप्टोग्राफी का लाइक ये कोड होता है, वो लेंथी कोड होता है जिसके थ्रू सारी जो क्रिप्टो है वो मैनेज की जा रही होती है। Public or private network. Blockchain ledgers can be public or private. In a public network such as Bitcoin, anyone can have access and propose transactions. These are permissionless, whereas in a private network, only specific authorized users can participate. Public permissionless ledgers allow anyone to contribute data to the ledger and for everyone in possession of the ledger to have identical copies. Permissioned private ledger, on the other hand, limit contribution to a restricted set of users who have been given rights. Permissioned private ledgers may be the most applicable types of ledger for the public sector. तो उसने यहाँ पे बिटकॉइन का जिक्र किया है कि बिटकॉइन जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है और कोई भी उसको एक्सेस करके ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकता है। लाइक कोई प्राइवेट अगर होगा तो प्राइवेट के अंदर ऑथोराइजेशन नहीं होगी कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी उसके बगैर आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। Uses of blockchain technology. Blockchain originated in the financial sector and it has permitted almost every other sector from energy to freight and logistics to sustainability and the automotive sector. As clients in every sector seek to exploit or defend themselves from its disruptive impact. Blockchain technology has various uses: securing cryptocurrencies, क्रिएटिंग अ सिक्योर एंड क्रेडिबल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ब्लॉकचेन जो है वो आपको डिफरेंट एडवांटेजेस दे रहा है कि आप एक क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योर कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ सिक्योर एंड क्रेडिबल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग वेयर बजटेड मनी should be spent and how it was actually spent, validating the origin of items such as real estate or jewelry, validating the identity of system users in the face of increasing cyber security issues. तो ये हमारे पास कुछ ब्लॉकचेन के यूजेस हैं। यूजेस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द पब्लिक सेक्टर. स्मार्ट contracts are self-executing contract where the terms of the agreement between the parties have been written into the software code. They are self-automated software programs that self-execute when specific triggers occur. Typically, a series of necessary and binding steps must be taken before the outcome is reached or the contract is concluded. This could be used for the following:
to automate the registration of land registry deeds where, given the inalterable nature of blockchain record, individuals would be able to review a full record of a property previous ownership. ठीक है जी, तो उसने कहा कि आपने लैंड रजिस्ट्री की जो डीड है उसको ऑटोमेट कर दिया हुआ है, ठीक है जी, और इनअल्टरेबल नेचर ऑफ ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर्टी का प्रीवियस ऑनरशिप को रिव्यू कर सकता है. टू अफेक्ट सोशल सर्विसेज पेमेंट्स, eligibility verification and the disbursement of funds could easily be worked into a smart contract which could process the necessary steps from the initial application to the eventual payment. To have digital identities, birth certificate, marriage license, passport, and death records could be managed by a blockchain, and the use of automated smart contracts. Data protection and privacy issues would require that individual authorization is worked into smart contracts. To vote, this is still a paper-based process in many countries, but using blockchain would ensure that individual votes are made by eligible citizens and are counted correctly. It has the potential to completely eliminate election rigging through the ballots while making the entire process more convenient for voters. तो इसने बता दिया है कि ब्लॉकचेन को आप पब्लिक सेक्टर में कहाँ यूज कर सकते हैं, वोटिंग वगैरह में भी वो कह रहा है यूज किया जा सकता है. और पाकिस्तान में अभी तक उसने जैसे बताया है कि अभी तक पेपर बेस्ड प्रोसेस चल रहे हैं काफ़ी सारे कंट्रीज में, लाइक पाकिस्तान में अभी तक पेपर बेस्ड प्रोसेस ही है. यूएस के अंदर अगर देखा जाए तो यूएस के अंदर जो है वो उन्होंने ब्लॉकचेन का यूज़ किया हुआ है और वहाँ पे वो वोटिंग थ्रू जो है वो ब्लॉकचेन करवाते हैं. English language teaching permit, Malta. The English language teaching council is in collaboration with the Ministry of Education launched new nationwide project issuing your ELT permit credential in digital form on the blockchain. We have started issuing ELT permits, DELT and SEPTT certificates via blockchain apps. Eventually, CPD certificates and other credentials will be issued via this channel too. A personal blockchain credential renewal of ELT permit will be available and easily accessible via the Blockcerts mobile app. तो उसने कुछ बता दिया है कि माल्टा में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग परमिट है जो मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं. काउंटरफीट मेडिसिन डिटेक्टिंग यूजिंग ब्लॉकचेन एंड एआई, मंगोलिया. एक और एग्जांपल उसने दी हुई है. काउंटरफीट drugs constitute the world's largest fraud market and present major challenges to the economy and people's life, including billions of dollars lost and hundreds of thousands of deaths every year. In Mongolia, where up to 40% of all medicines are fake, the government partnered with the private sector to explore the use of blockchain and AI to track each batch of medicine along every step of supply chain, right up to collecting by the customer. In order to catch and eliminate counterfeits, in February 2018, the government of Mongolia launched the Mongolian Medicine Verification Program. तो उसने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि पहले किस तरह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी फेक मेडिसिन की वजह से, और जहाँ पे 40% मेडिसिन जो है वो उसने बताया है फेक्स. तो गवर्नमेंट ने स्लैप लिया है, ब्लॉकचेन को इंक्लूड किया और उन्होंने एक मेडिकल वेरिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए. क्रिप्टो करेंसीज. Cryptocurrencies are a digital mean of exchange which use cryptography as a mean of security. A cryptocurrency is a virtual coinage system that functions much like a standard currency. ठीक है जी, तो क्रिप्टो करेंसीज है, सबको ही पता होगा. आजकल बिटकॉइन वगैरह जो है और भी बहुत सारे कॉइन्स मार्केट में चल रहे हैं. तो बता रहा है कि ये एक कॉइन फंक्शन है जो एक स्टैंडर्ड करेंसी के तौर पे यूज किया जा रहा है. इट अनेबल यूजर टू मेक वर्चुअल पेमेंट फॉर गुड्स एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सेंट्रल ट्रस्टेड अथॉरिटी. यानी किसी भी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी यानी कॉइन्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं. क्रिप्टो करेंसी रिलाई ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स टू इंश्योर लेजिटिमेट यूनिक ट्रांजेक्शंस. अच्छा जी, उसने बता दिया है क्रिप्टो करेंसी आर अ डिजिटल मीन ऑफ एक्सचेंज विच यूज क्रिप्टोग्राफी एज अ मीन ऑफ सिक्योरिटी. A cryptocurrency is a virtual coinage system that functions much like a standard currency. It enables users to make virtual payment for goods without the involvement of a central trusted authority.
Cryptocurrency rely on the transmission of digital information utilizing क्रिप्टोग्राफिक मेथड टू इंश्योर लेजिटिमेट यूनिक ट्रांजैक्शन। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी एक वो कोड जनरेट हुआ होता है, उस कोड के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। तो वो भी एक वो इंश्योर करता है कि आप एक लेजिटिमेट और यूनिक ट्रांजैक्शन जो है वो इजीली कर सकें, वो इंश्योर करता है इस चीज़ को। दे डेट बैक ओवर अ डिकेड बट आर स्टिल वाइडली misunderstood by many people with doubts persisting about their genuine value and practical use. While thousands of cryptocurrency exist, Bitcoin is the one of that most people have heard of. PayPal has announced a service allowing its US customer to buy, hold, and sell cryptocurrencies through their account. Facebook Libra digital currency, which was expected to launch in 2021, was stopped as a result of fierce opposition from policymakers in the US. Mainstream investors are also taking more than a passing interest in cryptocurrencies. But on the other hand, Elon Musk reportedly announced that his Tesla car would not be available to buy using Bitcoin. ठीक है जी। तो ये उसने डिफरेंट एग्जांपल बता दी हैं। कुछ जगहों पे क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही है, कुछ जगहों पे नहीं हो रही। कुछ प्रोडक्ट्स में अगर आप ऑनलाइन बाय करें तो वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ जगह पे वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते। In 2009, the UK Financial Conduct Authority published its guidance on crypto assets, which describe three broad categories of token in relation to how they fit within existing FCA regulation. For example, e-money tokens, security tokens, and unregulated token. तो उनके बारे में अब बता रहे हैं। E-money tokens meet the definition of electronic money in the Electronic Money Regulation 2011. Broadly, digital payment instrument that store value can be redeemed at par value at any time and offer holders a direct claim on the issuer. Security tokens. Security token have characterizing akin to specific investment, like a share of a debt instrument, as set out in UK legislation. Broadly, these are tokenized digital forms of traditional securities. As with e-money token, these are already within the UK regulation parameter and therefore subject to FCA regulation. Unregulated tokens. Unregulated tokens are neither e-money tokens nor security tokens and include utility token. Token uses to buy a service or access a distributed ledger technology platform. This could, for example, include access to online cloud storage, and exchange tokens are tokens that are primarily used as a mean of exchange. This include widely known crypto assets such as Bitcoin, Ethereum and XRP. तो उसने कुछ उसके बता दिया है कि गवर्नमेंट ने किस तरह से उसको यूटिलाइज किया और गवर्नमेंट ने किस तरह से उसको फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी को जो है वो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने उसको पब्लिश कर दी उसकी गाइडेंस अगेंस्ट क्रिप्टो एसेट्स। Assuming that determining the strategic fit of cryptocurrencies, assuming that volatility can be removed from the cryptocurrency world and adequate protection can be put in place for businesses and consumers, where might cryptocurrencies be of use for public and private sector organizations, and how might they fit into strategy development? PwC suggests the following questions should be used to help boards engage in constructive dialogue about the potential strategic fit of cryptocurrency. What are the realistic use cases for our organization? Are there new cryptocurrency driven offering that we could provide? How will extreme changes in valuation or volumes, 5x or 10x, impact the strategy? Does management have an effective system in place to model, manage, and balance risk and opportunity cost? Is inherent audit equipped to offer independent assurance of the technology policies and controls? What are the legal and regulatory guidelines and how will the organization monitor emerging regulatory considerations? Has management given proper consideration to the global nature of cryptocurrency? Is management aware of tax framework and implication? तो PwC ने कुछ क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं कि आप एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग क्रिएट कर सकें about the potential strategic fit of cryptocurrencies. IoT, मैंने वैसे आपको लास्ट बताया था कि ये IoT जो है इसके ऊपर पूरा एक
डिग्री लॉन्च हुई हुई है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर भी आईओटी के ऊपर आप समझ लें कि एक पूरी डिग्री है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जिनके आईटी के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे ये चीज़ें उन्होंने ये ओवरऑल डिग्री ही लॉन्च की है। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स embedded with sensors, software, and other technologies in order to connect and exchange data with other devices and system using the internet। तो उसके अंदर उसने बता दिया वह स्मार्ट होम्स हैं, द इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स आईओएमटी है, द इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, रिटेल एंड स्मार्ट सिटीज। तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बता रहा है कि नेटवर्क है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का जो सेंसर्स या सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेड हो जाता है और अदर टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि आप एक्सचेंज डाटा के साथ कनेक्ट रह सकें विद द डिवाइसेस एंड यूजिंग द इंटरनेट। अब उसने यहाँ दोबारा उसने वही ऊपर डेफिनेशन लिख दी हुई है। नीचे उसने लिखा हुआ है द आईओटी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ द 21st century along with big data and artificial intelligence. It comprises devices that range from ordinary household objects to sophisticated industrial tools. By combining connected devices with automated system, it is possible to gather information, analyze it, and create an action to help with a particular task or learn from a process. A light bulb that can be switched on using a smartphone app is an IoT device and is a motion sensor or a smartphone or a smart thermostat in your home or office। तो उसने बताया यहाँ पे कि आईओटी के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी जो है 21st सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर आप बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। और उसने एज एन एग्जांपल बता दिया हुआ है कि जो लाइट बल्ब है अगर आप अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू ऑन ऑफ कर रहे हैं तो वो आईओटी के थ्रू कर रहे हैं आप उसको, यानी आईओटी ने ये सर्विस जो है ये दी है, आईओटी के थ्रू जो है आप वो काम कर रहे हैं। आगे उसने बता दिया है एन आईओटी डिवाइस कुड बी फ्लफी एज अ चाइल्ड टॉय और एज अ सीरियस एज अ ड्राइवलेस ट्रक। Some large objects may be filled with many smaller IoT components, such as jet engine filled with thousands of sensors collecting and transmitting data to make sure it is operating efficiently. Or an even bigger scale, smart cities projects are filing entire regions with sensors to help us understand and control the environment. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो IoT के थ्रू की जा रही हैं। The IoT was initially of most interest to business and manufacturing, where its application is sometimes known as machine to machine. But the emphasis is now on filing our homes and offices with smart devices. The IoT is making the fabric of the world around us smarter and more responsive, merging the digital and physical universes. IoT offers the opportunity to be more efficient in how we do things, saving time, money, and often energy and pollutants in the process. Current uses include a firm in the US, concrete sensors have created a device that can be inserted into concrete to provide data on the materials condition। तो वो यूएस की फर्म है, वो आईओटी की सर्विस यूज़ कर रही है। इन अ डोमेस्टिक सेटिंग स्मार्ट मीटर्स नॉट ओनली लेट अ कंज्यूमर नो हाउ मच गैस और इलेक्ट्रिसिटी दे हैव यूज, इट ऑल्सो लेट द इलेक्ट्रिक एंड गैस कंपनी obtain data on usage, finding a car parking space in busy areas, linking up your home entertainment system, webcam for home security while out of the house। तो ये सारी की सारी जो हैं वो आईओटी की ऑफर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। Smart homes. For consumer, the smart home is probably where they are likely to come into contact with internet-enabled things. The most obvious of these are smart speaker like Siri, Alexa, and Amazon's Echo. But there are things, but there are also smart plugs, light bulbs, cameras, and thermostat and smart meters that utility companies are attempting to rule out.
Smart home application can also help keep older people independent and in their own homes for longer by making it easier for family and caregivers to communicate with them and monitor how they are managing. ठीक है, तो उन्होंने बताया स्मार्ट होम्स यानी जो आईओटी है उसको आप अपने होम्स वगैरह में किस तरह से यूज कर सकते हैं। आगे उसने हेल्थ केयर यानी द इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ द आईओटी फॉर IoT for medical and health related purposes, data collection and analysis for research and monitoring. It is sometimes referred to as the smart healthcare. Devices can be used to enable remote health monitoring, emergency notification system. These devices range from blood pressure and heart rate monitor to advanced devices capable of monitoring specialized implants, such as pacemakers. Some hospitals have implemented smart beds that can detect when they are occupied and when a patient is attempting to get up. It can also adjust itself to ensure that appropriate pressure and support is applied to the patient without the manual intervention of a nurse. Specialized sensors can be installed in care homes to monitor the health and general well-being of elderly residents, while also ensuring that proper treatment is being administered and assisting people regain lost mobility via therapy. तो उन्होंने बिल्कुल बता दें कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स जो हैं यानी हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं इस जो आईओटी की सर्विसेज हैं वो किस तरह से वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हें सारी चीज़ें बता दी हैं कि लाइक ब्लड प्रेशर की डिवाइस है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, हॉस्पिटल के अंदर बेड ऑक्यूपाई है, जैसे उन्होंने मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट इम्प्लांट्स है सच एज पेस मेकर की बात की, लाइक ये पेस मेकर डिवाइस है जो हार्ट बीट जिस पेशेंट की लो हो जाती है उस पेशेंट को ये पेस मेकर लगा दिया जाता है ताकि उसकी हार्ट बीट जो है वो स्टेबल रहे। The industrial internet of things, the industrial internet of things of or the fourth industrial revolution of industry 4.0 are all names given to the use of IoT technology in a business setting. The aim is to use a combination of sensors, wireless network, big data, AI, and data analytics to measure and optimize industrial processes. If introduced across an entire supply chain rather than just individual companies, the impact could be even greater with just-in-time delivery of material and the management of production from start to finish. While these enhance workforce productivity and cost saving, the IoT can also create new revenue system. The IIoT, the Industrial Internet of Things, can also create new revenue stream rather than just selling a standalone product such as an engine. Manufacturers can also sell predictive maintenance of the engine. IIoT can be used to improve worker safety. ठीक है जी, तो उसने बता दिया था कि इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर भी उसने बताया कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्री जो है वो आईओटी के थ्रू उन्होंने की है। ठीक है जी, और वो बता रहा है कि इसके अंदर हम बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मशीन। और वो बता रहा है कि इसके अंदर आप ओवरऑल जो है वो अगर आप इसको सप्लाई चेन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है जी, तो उसका इम्पैक्ट आएगा, ज़्यादा आएगा with just-in-time delivery of material and the management of production from start to finish. Transportation and logistics. Transportation and logistics system benefit from a variety of IoT application. Fleets of cars, trucks, ships, and trains that carry inventory can be rerouted based on weather conditions, vehicle availability, or driver availability thanks to IoT sensor data. The inventory itself could also be equipped with sensors for track and trace and temperature control monitoring. The food and beverage, flower and pharmaceutical industries often carry temperature sensitive inventory that benefit greatly from IoT monitoring applications that send alert when temperature rise or fall to a level that threaten the product. तो वो बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी, यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी आप यानी वो फ्लीट्स ऑफ कार, ट्रक्स, शिप्स एंड ट्रेन दैट कैरी इन्वेंट्री कैन बी रीराउटेड बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस। लाइक आप व्हीकल की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, ड्राइवर की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, तो सेंसर डाटा के थ्रू आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं।
Retail. IoT application allow retail companies to manage inventory, improve customer experience, optimize supply chain, and reduce operational costs. For example, smart shelves fitted with weight sensors can collect RFID-based data and send it to the IoT platform to automatically monitor inventory and trigger alerts if items are running low. Beacons can push targeted offers and promotion to customer to provide an engaging experience. तो वगैरह रिटेल मार्केट के अंदर भी हम IoT को यूज कर सकते हैं, अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं। इसमें आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं कि आपको कितनी इन्वेंट्री चाहिए। अगर आपकी इन्वेंट्री लो हो गई है तो वो भी आपको पता लग जाए कि इन्वेंट्री कितनी लो हो गई है, तो वहाँ भी हम IoT का यूज कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज, बाय प्लेसिंग अ वास्ट नंबर ऑफ सेंसर्स ओवर अ टाउन और सिटी, planners can get a better idea of what is happening and in real time. Cities already generate large amount of data from security cameras and environmental sensors and already contain big infrastructure network like those controlling traffic lights. IoT project aim to connect these up and then add further intelligence into the system. For example, there are plans to blanket Spain Balearic Island with a 500,000 sensor and turn it into a lab for IoT project. One scheme could involve the regional social service department using the sensors to help the elderly, while another could identify if a beach has become too crowded and offer alternative to swimmers. तो ये उसने स्मार्ट सिटीज के अंदर बताया, स्मार्ट सिटीज के अंदर कैसे टाउन और सिटी के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं रियल टाइम। IoT challenges. The UK government is introducing legislation, the Product Security and Telecommunication Infrastructure Bill, to help protect UK citizens and businesses from the threat posed by cyber criminals, increasing targeting IoT devices. The proposed measure from the Department for Culture, Media and Sport have been developed in conjunction with the UK National Cyber Security Centre and come following a consultation period with information security expert, product manufacturer and retail and others. The bill aimed to bring in together security standard for IoT device makers. This include a ban on easy to guess default password that come preloaded on devices such as password or admin, which are a target for hackers. तो वो बता रहा है कि जी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो IoT डिवाइसेस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है जी, साइबर क्राइम के थ्रू, तो वो उसमें बता रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है जो बिल आया उसके अंदर उसने कहा है कि बैन कर देना है जो इजी गैस डिफॉल्ट पासवर्ड हैं। ऑल पासवर्ड दैट कम विद न्यू डिवाइसेस विल नीड टू बी यूनिक एंड नॉट रीसेटेबल टू एनी यूनिवर्सल फैक्ट्री सेटिंग। A recruitment for connectable product manufacturers to tell customers at the point of sale and keep them updated about the minimum amount of time a product will receive vital security update and patches. If a product does not come with security updates that must be disclosed, this will increase people awareness about when the product they buy could become vulnerable so they can make better informed purchasing decisions. Nearly 80% of these firms do not have any such system in place. New rules that require manufacturer to provide a public point of contact to make it simpler for security researchers and others to report when they discover flaws and bugs in the production. ले जी, लास्ट हमारा ये टॉपिक आ गया है एजाइल वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडॉप्ट एजाइल वर्किंग टू डील विद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड डिस्ट्रप्शन। तो बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को एजाइल वर्किंग करनी चाहिए, यानी फास्टली ऑर्गेनाइजेशन को फास्ट मूव करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है और चेंजिंग इन्वायरमेंट है, तो आपको उसमें फास्ट वर्किंग जो है वो चाहिए। तो वो बता रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड डिस्ट्रप्शन, तो उसकी वजह से आपको एजाइल वर्किंग की ज़रूरत है। तो उसने पॉइंट्स बता देंगे, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। ये 5 सेक्शंस हैं जहाँ पे आपको एजाइल वर्किंग की ज़रूरत है। Agile working and organization. The speed of technological change is becoming a major disruptive force. Advances such as cloud computing, connectivity, the Internet of Things, artificial intelligence, 3D printing, all challenge existing business models and threaten the survival of many organizations. How can organization not only survive but actually stay ahead in such a fast-paced world?
Existing management practices and tools are no longer adequate for these complex challenges. The conventional approach to manage risk has focused on advanced preparation to identify and mitigate risk. However, risk management, business continuity planning, and emergency management procedures on their own are proving insufficient for the scale and speed of disruption. It is simply no longer possible to fully plan and prepare for everything. The attention of organization is shifting towards resilience, which involve specific capability that equip organization to survive and thrive in unpredictable environments. The resilience approach centers on developing those attributes that make organization flexible and agile so they can deal with unanticipated events. यहाँ पे उसने सारा यही बताया है कि environment complex है, changing environment है, तो उसकी वजह से जो problems आ रही हैं, तो बता रहा है कि organization को agile working की ज़रूरत है ताकि वो deal कर सकें unanticipated events जो हैं उनसे deal किया जाए. McKinsey argued that there are 5 trademarks of agile organization. While each trademark has intrinsic value, our experience and results show that true agility comes only when all 5 are in place and working together. तो मैकेंजी ने बता दिया है कि जितने भी 5 ट्रेडमार्क्स हैं एजाइल वर्किंग के, उनको एक साथ वर्क करना चाहिए, तब ही आप एजाइल जो एजिलिटी है वो आप अचीव कर सकते हैं. They describe the organic system that enable organizational agility linking across them. We find a set of fundamental shift in mindset of the people in these organizations make these shifts, and we believe any organization can implement these trademarks in all or part of its operations as appropriate. 12 these trademarks as strategy structure. Yeah, mistake. These trademarks are strategy, structure, process, people, and technology. The remainder of this workbook presents these since they encapsulate all that makes an organization agile. अब उसने एक एक करके डिस्कस किया हुआ है. स्ट्रैटेजी है एजाइल ऑर्गेनाइजेशन रीइमेजिन who they create value for and how they do so. They are intensely customer focused, seeking to meet diverse need across the entire customer life cycle. To meet the continually evolving need of all their stakeholders, agile organization design flexible approaches to creating value, frequently integrating external partners directly into the value creating system. These modular innovation business model enable both stability and unpredictable variety and customization. To give coherence and focus to their value creation models, agile organizations set a shared purpose and vision, which McKinsey referred to as the North Star, which helps staff feel personally and emotionally invested. तो उसने बताया हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एजाइल है उनको क्या है, वो कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो उसने बता दिया हुआ है कि उन कस्टमर फोकस होना चाहिए, डाइवर्स नीड, जो कस्टमर का ओवरऑल लाइफ साइकिल है उसको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो जो चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट में आती हैं, उन चीज़ों को आपने देखना है. उसने बाद में एट द एंड बता दिया हुआ कि मैकेंजी ने रेफर किया था नॉर्थ स्टार का, जो स्टाफ को ऐसा फील करवाता है कि वो पर्सनली और इमोशनली इन्वेस्टेड हैं किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर. स्ट्रक्चर agile organization abandon the mindset of people need to be directed and managed, otherwise they would not know what to do, and they will just look out for themselves. There will be chaos and adopt the mindset of when given clear responsibility and authority, people will be highly engaged, will take care of each other, will figure out ingenious solution and will deliver exceptional results. ठीक है, तो बता रहा है कि एजाइल वर्किंग जो है उसके अंदर जो लोगों का जो माइंड है उसको आपने डायरेक्ट करना है और मैनेज करना है. ठीक है, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकेंगे. ठीक है जी. तो बता रहा है कि आपने लोगों का माइंडसेट ऐसे क्लियर कर देना है, ऐसे उनको माइंडसेट उनका क्लियर करना है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नज़र आए, अथॉरिटी भी नज़र आए, और वो काम में हाईली इंगेज हों, तब आपको एक्सेप्शनल जो रिजल्ट्स हैं वो नज़र आएंगे. There are some of the characteristics that agile organization need: clear, flat structure that reflect and support the way in which the organization creates value, hands-on governance with cross-team performance managed and decision rights,
open physical and virtual environment that empower people to do their job more effectively in the environment that is more conducive to them. Structure. The three most commonly observed agile building blocks include cross-functional teams that deliver products or projects and which ensure that the knowledge and skills to deliver desired outcome reside with the team. These teams typically include a product or project owner to define the vision and prioritize work. ठीक है, तो क्रॉस फंक्शनल टीम जो है वो आप डेवलप करें ताकि प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इंश्योर किया जाए और ताकि नॉलेज और स्किल जो है वो डिलीवर किया जा सके विद इन द टीम. Self-managing teams that are relatively stable over time, the team define the best way to reach goals, prioritize activities, and focus their effort. Different team members will lead the group based on their competence rather than on their position. तो टीम जो है वो सेल्फ मैनेज होनी चाहिए, ठीक है जी, और वो ओवर टाइम जो है वो स्टेबल होनी चाहिए. और जो टीम्स हैं वो अपना बेस्ट वे डिफाइन करें कि वो किस तरह से गोल्स को अचीव करेंगे, एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करें और अपनी एफर्ट्स के ऊपर फोकस करें. फ्लो टू द वर्क pool of individual are staffed full time with people who can perform a variety of tasks and do so based on the priority of the need. This work method can enhance efficiencies, enable people to build broader skill set and ensure that business priorities are adequately resourced. तो उसने लिखा हुआ है कि फ्लो टू द वर्क पूल्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी आपने फुल टाइम स्टाफ जो है वो एम्प्लॉय करना है जो वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो हैं वो परफॉर्म कर सकें और प्रायोरिटी बेस के ऊपर काम कर सकें. प्रोसेस. Agile organization work in rapid cycle of thinking and doing at the team level. Agile organization radically rethink the working model. Moving away from conventional project management approaches, there are several characteristics of the rapid cycle model. Rapid iteration and experimentation, where team produces a single primary deliverable very quickly, often in 1 or 2 week sprint between sprints. Team members meet to review and plan to discuss progress to date and to set the goals for to the next sprint. Like उसने बताया हुआ है कि एक जो आप एक सिंगल टास्क या प्राइमरी जो डिलीवरेबल है जो आप जल्दी 1 और 2 वीक्स के अंदर आप कर सकें, यानी वो स्प्रिंट डिसाइड कर ली कि उसके अंदर आप काम कर सकें और उसी के अंदर आप उसको प्लान भी कर सकें, रिव्यू भी कर सकें, डिस्कस कर सकें और अपना गोल सेट करें नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए. Standardized way of working. To facilitate interaction and communication between teams, this approach enables rapid iteration, input, and creativity in a way that fragmented and segmenting working does not. This approach enables rapid iteration, input, and creativity in a way that fragmented and segmented working does not. Performance orientation, using new performance and consequence management approaches based on shared goal across the end-to-end work of a specific process or service and measure business impact rather than activity. Full transparency of information so that every team can quickly and easily access the information they need and share information with others. Continuous learning is an ongoing constant part of the culture. Everyone can freely learn from their own and others' successes and failures and build on the new knowledge and capabilities they develop in their roles. Rapid, efficient, and continuous decision making, preferring 70% probability now versus 100% certainty level. ये उसने प्रोसेसेस बताए हैं जिसके अंदर आपको एक ये साइकिल है उसको फॉलो करना चाहिए. People. Agile organization abandon the mindset of to achieve desired outcome. Leaders need to control and direct work by constantly specifying tasks and steering the work of employees, and adopt the mindset of effective leader. Empower employees to take full ownership, confidence they will drive the organization toward fulfilling its purpose and vision. An agile organization culture is people-centric. It engages and empower everyone in the organization so that they can create value quickly, collaboratively, and effectively. Organizations that have done this well have invested in leadership which empower and develop its people,
a strong community which support and grow the culture and the underlying people processes who foster the entrepreneurship and skill building needed for agility to occur। तो पीपल के अंदर उसने बता दिया हुआ है कि आपने डिजायर आउटकम है तो लीडर्स को कंट्रोल की ज़रूरत है और वर्क को डायरेक्ट करने की भी उन्हीं को ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच जो है वो यहाँ पे यूज़ की जा रही है। ठीक है, उसने लिखा हुआ है कि इफेक्टिव लीडर्स एम्पावर एम्प्लॉयज टू टेक फुल ऑनरशिप कॉन्फिडेंटली, दे विल ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड फुलफिलिंग इट्स पर्पस एंड विजन। तो ये हमारे पास पीपल से रिलेटेड था। अब ये आपके पास आ रहा है टेक्नोलॉजी। Agile organization abandon the mindset of technology is a supporting capability that delivers specific service platform or tool to the rest of the organization as defined by priorities, resourcing and budget, and embrace the mindset of technology is a seamlessly integrated and core to every aspect of the organization as a means to unlock value and enable quick reactions to business and stakeholder needs. Agile organization need to provide products and services that meet changing customer and competitive condition. Traditional product and services will probably need to be digested or digitally enabled. Operating process will have to continually and rapidly evolve, which will require evolving technology, architecture, system, and tool. Organization will need to leverage new real-time communication and work management tools. Technology should progressively incorporate new technical innovation like cloud-based storage and services। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है, यानी आपने ऑर्गेनाइजेशन ने अपना माइंडसेट जो है वो उसको चेंज करना है और टेक्नोलॉजी की सपोर्ट जो है वो आपने लेनी है। यानी आपकी जो प्रोसेसेस हैं, आपकी सर्विसेज हैं, आपका प्लेटफॉर्म है, टूल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें। तो ये आपके पास टोटल ओवरऑल एजाइल वर्किंग का था। ले जी, ये हमारे पास सेशन हमारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे अब हम ब्रेक कर लेते हैं। ये अराउंड आप 15 मिनट्स की ब्रेक कर लें। ठीक है, जिसने केस स्टडी को नहीं देखा हुआ एक दफ़ा वो ज़रा केस स्टडी को थोड़ा सा फोकस कर लें, तो हम 15 मिनट्स बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी, अब हमारे पास केस स्टडी आ गई। ये आपके पास ये आपका मॉक एग्ज़ाम है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मॉक एग्ज़ाम रीड कर लिया हुआ है। मैंने मॉक जो है वो रीड किया एक दफ़ा। उसके अंदर उसने बताया कि उसने बता दिया हुआ है कि आप एक सिफा क्वालिफाइड अकाउंटेंट हैं और आप इन्वायरमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कंट्री ऑफ वर्डेनिया है उसके अंदर आप हैं। और आप उसने डिफरेंट टास्क प्रोवाइड किए हैं कि आपने 10 ईयर स्ट्रेटजिक प्लान बनाना है जो कि आपके रेवेन्यू को इन्हेंस करे। और यहाँ पे उसने बता दिया हुआ है कुछ उसने यहाँ पे उसने डिस्कस किया है। देखें, उसने अब ये कंटेंट्स यानी एग्जिबिट्स बताए कि इस एग्जिबिट के अंदर क्या क्या दिया हुआ उसने। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जैसे नोट कर सकते हैं। वर्डीनिया की इंफॉर्मेशन एंड मैप, एजेंसीज इन्वॉल्व विद रिवर्स एंड लेक्स इन वर्डीनिया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम, reports on status of the RLA 2018 and 2023 commercial and development plans, high level pestle analysis, रिपोर्ट्स ऑन बेंचमार्किंग एक्सरसाइज। अब देखें ऊपर वाली चार पांच एग्जिबिट पढ़ के ना कोई खास चीज़ें पता नहीं लग रही है, लेकिन एग्जिबिट जो 6 है ये खुद ही बता रहा है कि मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको। देखें जैसे बिल्कुल सिंपल है, रिपोर्ट्स ऑन बेंचमार्किंग एक्सरसाइज, इसका मतलब आपको बेंचमार्किंग वाला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा आना चाहिए। बेंचमार्किंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग जो है वो क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप ये बेशक नोट कर लें कि एक ये सबसे पहले हमें एग्जिबिट पढ़ते हुए पता लग गया कि आपको बेंचमार्किंग से रिलेटेड जो है वो पूछ सकता है। लाइक वो क्या कर सकता है, वो आपको उसने बेंचमार्किंग से रिलेटेड जो है वो बताया हुआ है। लाइक वो आपसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये भी पूछ सकता है कि आप पहले ये बताएं कि बेंचमार्किंग है क्या। ठीक है जी। और उसके बाद वो आपको कहेगा कि बेंचमार्किंग जो है वो
है क्या, और उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स आपने बता देनी है। वो हमारे पास एक, मेरा ख्याल है डिफरेंट टाइप्स थी, जैसे हिस्टोरिकल बेंचमार्क था, एक इंडस्ट्री बेंचमार्किंग थी, और एक बेस्ट इन क्लास बेंचमार्किंग थी। ये 3 तरह की बेंचमार्किंग हमारे पास थी। तो उसके लिए आपने लिखना है। ठीक है जी। तो ये बेंचमार्किंग के लिए आपको इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। बेंचमार्किंग का बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, ये आप देखिएगा, क्योंकि उसने रिपोर्ट ही बेंचमार्किंग के ऊपर दी हुई है सारी। एग्जिबिट 7 है, जैसे रिक्रिएशनल यूज ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स, द स्कोप फॉर डिजिटलाइजेशन, ईमेल वगैरह। अब ये देखें, ये ईमेल वगैरह जो है, ये आपने अभी पढ़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वहां से भी एक क्वेश्चन आ जाना है इजीली। ठीक है जी। यानी एग्जिबिट नंबर जो 7 है, अब एग्जिबिट 6 और 7 ओपन करते हैं डायरेक्टली, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये उसने एग्जिबिट 6 दिया हुआ है, उसने बता दिया हुआ है कि आप बेंचमार्किंग एक्सरसाइज कंडक्टेड इन जनवरी 2023 aim to discover best practice in terms of event held by organization responsible for wetlands in other countries, notably the UK. Some of the activities that the strategic planning team could evaluate when considering new sources of income at the 2 wetland centers include photography courses, crafting courses, wetland safaris, cano safaris, VIP experience, wildlife walking tours, lodges and with accommodation and wild camping. तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा बेंचमार्किंग वाला टॉपिक, जो ये बेंचमार्किंग वाला है। और इसके बाद 7 वाला आपके पास आ गया है रिक्रिएशनल यूज ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स। तो ये कंपनी का मेन जो पर्पज है वो यही है, द स्कोप फॉर डिजिटलाइजेशन, ईमेल। अब इसमें उसने लिखा हुआ, हाई जेडी, ना मीटिंग yesterday my team had a lengthy discussion about using more digital technologies to support the RLA income generating operations, which I know you are working on at the moment. We agree relevant technology could include robotics, AI, the Internet of Things, cloud computing, mobile technologies, and digital marketing. Harnessing the power of digital technology would be beneficial both for the staff involved in managing and running operations on lakes and rivers and at the wetland center, and for the people using rivers and lakes for leisure, whether just simply for strolling nearby or using any of the activities that we and many companies offer. आगे उसने बेस्ट बता दिया, उसने आगे रिगार्ड्स कर दिया। अब देखें, यहाँ पे उसने कंपनी से रिलेटेड कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं दी। आप देखें, यानी कंपनी से रिलेटेड उसने सिर्फ बताया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब उसने डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात कर दी है ना, तो वो आपसे मशीन लर्निंग की बात कर सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे वो आपसे बात कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमने अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ इसका जो आंसर होगा, आप समझ लें मेजोरिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होना है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसका आंसर जो है वो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मेरे पास तो यहाँ पे हमारे लिए जो फोकस पॉइंट होगा, वो हमारे पास मैंने आपको बताया है। यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो आपको पूछ सकता है कि कंपनी की क्या डिजिटल स्ट्रेटजी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ सकता है, और मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में हमने स्टार्ट में पढ़ा था, वो इन चीज़ों के बारे में वो पूछ सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही ज़्यादातर लिखना है आपने। यहाँ पे आपने सिर्फ रेफरेंस वगैरह देना होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने सिंपली बताना है कि क्वेश्चन वो पूछ सकता है, यानी वो अपने स्टाफ से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे कि स्टाफ क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसको किस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपने जो स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी। तो ये तो बात हो गई है जी एग्जिबिट 6 और 7 से रिलेटेड, जिसके अंदर एक में आपको बेंचमार्किंग के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिनेरियो देख के ही पता लग जाते हैं। यानी अभी सिर्फ हमने फर्स्ट पेज देखा, हमें पता लग गया कि भाई वो यहाँ यहाँ इन 2 चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। तो अब आप देख लें, उसने बेंचमार्किंग को टारगेट किया है, तो बेंचमार्किंग को अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है।
फिर उसके बाद वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर आ गया हुआ, तो उसके अंदर हमने देखना है मोबाइल टेक्नोलॉजी पढ़ी, मशीन लर्निंग थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, तो इस चीज़ को वो फोकस कर सकता है। अच्छा जी, अब ये दो हो गया एग्जिबिट। अब एग्जिबिट नंबर 5 उसने दिया हुआ है पेस्टल एनालिसिस। A high level of pestle analysis was taken in 2022 to understand the environment in which the RLA operates. The study was undertaken by an external firm of consultant. The key findings were, ठीक है जी। अब ये इन्होंने खुद पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म नहीं किया हुआ है, ये इन्होंने कहीं से करवाया हुआ है। ठीक है जी। तो आपने एक चीज याद रखनी है, ये एक बड़ी अच्छा मैं आपको पॉइंट आने लगा हूँ कि अगर कोई पॉइंट उसने खुद करके दिया हुआ, लाइक हम अक्सर देखते हैं पेस्टल एनालिसिस पूछता है वो आपसे, लेकिन यहाँ उसने पेस्टल एनालिसिस पूछा नहीं है, उसने करवाया है पेस्टल एनालिसिस एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ कंसल्टेंट से। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट के नाम से। ठीक है जी। तो स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट जो है वो पैटर्न एनालिसिस उसने परफॉर्म किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट क्या है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम आपकी जो स्ट्रेटजीज फेल हो जाती हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की उसने बताया भी है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ वो करना चाह रहे थे, ये हुई नहीं, क्योंकि वो 10 ईयर्स का प्लान बना रहे हैं कि उनकी प्लानिंग फेल होगी, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यानी स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट के बारे में आप उनको थोड़ा बहुत गाइड यहाँ पे आपने यानी रखना है कि पैटर्न एनालिसिस के ऊपर स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस उसने बताई हुई हैं सारी, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस उसने बताई हुई हैं, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पॉइंट ऑफ से। उसके बाद आई थिंक ये भी मीटिंग हो रही थी, द रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ द RLA 2018 to 23 कमर्शियल एंड डेवलपमेंट प्लान्स। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने कंपनी का जो एग्जिबिट नंबर 4 है, यहाँ पे उसने कंपनी का कमर्शियल प्लान बताया हुआ है। कमर्शियल प्लान, नॉन गवर्नमेंट इनकम स्ट्रीम्स वगैरह बताई हुई है उसने, यानी उनका एम जो उसने है वो उसने पहले बता दिया हुआ है, टू इंक्रीज द यूज ऑफ रिवर, लेक्स एंड वेटलैंड इन वर्जीनिया फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेज, टू अट्रैक्ट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विजिटर्स while preserving natural habitats and keeping pollution to extremely low level. अच्छा, the four strategic themes are management and maintenance, to manage and maintain our rivers, lakes and wetlands and deliver safe and reliable access for all. Environment and heritage, to conserve, enhance and promote our natural resources and habitats. And commercial plan, non governmental income streams। अच्छा, आप देखेंगे उसने डिफरेंट, एक उसने फिशिंग के नाम से बता दिया, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, बोट हायर के नाम से बता दिया है उसने, बोटिंग सेलिंग लाइसेंस फॉर इंडिविजुअल एंड टूरिस्ट बोट्स है, फॉर लेजर, फॉर क्लब्स एंड लेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
mooring लाइसेंस है, लाइसेंस टू यूज टो पास फॉर कमर्शियल पर्पजेज है, और लाइसेंस कंटिन्यू टू बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं बीसीजी मैट्रिक्स, यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। यानी उसने जो सारे आपको प्लान्स बताए हैं उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। यानी इस पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बीसीजी मैट्रिक्स जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। बीसीजी मैट्रिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के एंड पे अगर आप देखें, लास्ट में उसने दिया हुआ है डेवलपमेंट प्लान डेवलपिंग द रिवर एंड स्ट्रीम इन ब्लाइडन, a range of water related recreation facilities of Bladen River and streams should be developed, including the new privately funded Bladen Sport Lake to the north of Bladen, which will include provision for rowing, canoe sprinting, training and national water sports event, the Bladen Sports Lake। अच्छा, अब ये उनका डेवलपमेंट प्लान है, यानी उन्होंने अब डेवलप करना है। ठीक है जी, यानी अब उनका डेवलपमेंट प्लान है कि वो रिवर एंड स्ट्रीम जो है वो किसी और कंट्री या सिटी में वो बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़े दिन कल वाली क्लास में शायद बताया था कि हम एक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं सूटेबिलिटी का, फिजिबिलिटी का और एक्सेप्टेबिलिटी के नाम से हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। एक वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक हमने सिनेरियो प्लानिंग के नाम से एक टॉपिक पढ़ा था, तो वो यहाँ पे वो भी अप्लाई हो सकता है, सिनेरियो प्लानिंग का मॉडल भी। तो सिनेरियो प्लानिंग का मॉडल अप्लाई किया जा सकता है। सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाले जो स्ट्रीम है इसके अंदर आप ये चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। एग्जिबिट 3। अच्छा, वन के अंदर तो उसने जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टू के अंदर उसने बताया हुआ है सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, डिपार्टमेंट जो है इन्वायरमेंट्स के, तो वहाँ से तो क्वेश्चन का कोई नहीं है। यहाँ पे अब थ्री के अंदर कंपनी की प्लानिंग प्रैक्टिसेस वगैरह उसने बताई हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास स्लाइड 1 और 2 थी उनमें से वो पूछ सकता है स्टार्टिंग से बिल्कुल। लाइक वो कह सकता है अप्रोचेज ऑफ स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी थी, डिफरेंट अप्रोचेज टू स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी थी। लाइक हमने वो भी पढ़ा था कि हमने एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस है, चॉइसेस है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। और साथ ही साथ वो जो आपका 10 ईयर का प्लान है उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप मुझे बताएं कि 10 ईयर का जो स्ट्रेटजिक प्लान है उसमें जो अप्रोचेस टू स्ट्रेटजी है, वो अप्रोच टू अभी उनका हुआ नहीं है। आपने ये याद रखना है कि अगर कोई प्रोजेक्ट हुआ नहीं है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, जो आपका 10 ईयर का प्लान है, तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि अप्रोचेस टू स्ट्रेटजी डेवलपमेंट क्या होंगी, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। तो हमने अप्रोचेस पढ़ी थी, ये रैशनल मॉडल ऑफ स्ट्रेटजी था आपके पास, डेलिब्रेट एंड इमर्जेंट स्ट्रेटजी के नाम से था। तो ये अप्रोचेस टू स्ट्रेटजी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से केस स्टडी के अंदर मैंने आपको जो अभी फिलहाल देख के पता लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आपने इसको गो थ्रू करना है, केस स्टडी को अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। पॉइंट्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, तो वो पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं और इस बेस के ऊपर आपने सॉल्व करनी। इसमें से दो तीन चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं आपको 100% बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है बेंचमार्किंग के ऊपर बताया है, और आप 10 ईयर का प्लान बना रहे हैं, मैंने उसके ऊपर बताया है कि आपने अप्रोचेस टू
क्या कहते हैं स्ट्रेटजी जो है वो आप क्वेश्चन आ सकता है इजीली। एक पैसेज एनालिसिस पूछा है उसमें स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का क्वेश्चन लाजमी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि वो पूछेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर बनता है क्वेश्चन कि वो आपसे स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट के बारे में क्वेश्चन करे। फिर बेंचमार्किंग का उसने जिक्र किया हुआ, तो बेंचमार्किंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स तो मैंने ऐसे आपको, और भी मैंने काफी सारी चीजें बताई, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया कि ये तो नॉर्मली आएंगे ही आएंगे ना, मॉक के अंदर ये आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह लाजमी। बाकी आप लोगों की अब फाइनल केस स्टडी आ जाएगी तो उसके लिए रिवीजन क्लासेस होंगी, फिर इंशाल्लाह वहां पे आपसे मुलाकात होगी, रिवीजन क्लासेस होंगी।